नमस्ते भैया। नमस्ते जी। तो 7:35 तो हो गए, मुझे लगता है हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं और जैसे जैसे लोग आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। तो इस ऑनलाइन एक तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं कृपया अपने उसको म्यूट कर लेंगे, बैकग्राउंड में कोई आवाज या ध्वनि ना आए। तो पिछले बार हमने परिचय शिविर के बारे में थोड़ा सा मतलब प्रारंभ किया भी नहीं था। एक तो परिचय शिविर के उद्देश्यों पर हमने थोड़ी सी बात रखी और अब आज हमारा दूसरा सत्र है। इस अभी चर्चा कहना थोड़ा कठिन है हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, आमने सामने नहीं है, फिर भी इसको चर्चा ही बोलेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले बार हमने देखा कि हमारी उपलब्धियां और ध्येय, आगे का गोल क्या है। कुल मिलाकर यदि सोचे तो मानव होने के नाते हमारी कोई ना कोई उपलब्धि होती है और प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि मेरा कोई उपलब्धि है और आगे के लिए अपना ध्येय कुछ बनाते जाता है। जैसे बचपन में हम स्कूल चले जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि तुम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो। तो जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं, 7वीं 8वीं तक पहुंचते हैं, तो 10वीं का प्रेशर आता है हमारे ऊपर। हमको बोला जाता है, जैसे मुझे बोला गया कि यदि तुम 10वीं में ठीक से नहीं पढ़ोगे और अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो जिंदगी भर भूखे रह जाओगे, क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार है। तो फिर हम पढ़ाई करते हैं, जैसे तैसे जो बनता है, 11वीं 12वीं कहीं पहुंच जाते हैं। उसके बाद पुनः हमको बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आगे जाके तुमको, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, इंडिया में है, तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या सीए बनो, या कम से कम इतना पढ़ लो कि परिवार का सम्मान बच जाए, बाकी पैसा तो है। कुछ ना कुछ तो बताया जाता है। तो ऐसा कोई मानव मिलना कठिन है जो ये कहे कि मेरी आज तक कोई भी उपलब्धि नहीं है। बहुत ही छोटा वर्ग है जो ऐसे जीता है कि उसको उपलब्धि से कोई मतलब नहीं और वो केवल बॉडी को या शरीर को बना के रखने और अगले दिन की रोटी तक कमाने तक ही रह जाता है। एक वर्ग है धरती पर, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं है, परंतु ये चर्चा हम उस वर्ग के साथ अभी नहीं करते। तो जैसे जैसे हमारी उपलब्धि बनती है तो आगे के लिए हमारा कोई ध्येय बनता है, हमारा कोई गोल बनते जाता है। कई बार इस ध्येय या गोल को हम स्वयं तय करते हैं। अधिकांशतः यही होता है कि जो आगे का ध्येय है ये परस्परता तय करती है। आप कौन से समय काल में पैदा हुए, कौन से में जी रहे हैं, कौन से शहर में है, कौन से घर परिवार में है, आपस का वातावरण क्या है, उसके अनुसार हमारी निर्णय होती जाती है कि हम इस कॉलेज से पढ़ेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। ये सारी चीजें बदलती जाती है। एक वयस्क या अडल्ट होने के बाद जब हमारा मन मस्तिष्क दुनिया के प्रति या संसार के प्रति खुलता है तो हम पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमारी शिक्षा में या हमारे व्यवसाय में, हमारे जॉब में उस पर चर्चा होती ही नहीं, जबकि ये मानव के जीने का एक महत्वपूर्ण आयाम। इसको यहाँ पर आपके सामने 4 श्रेणी में रखा है ना। और यहाँ पर क्यों दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए, इन दिस केस हम ही लोगों के लिए, कि हम तृप्त हैं या नहीं। और तृप्ति का ये मतलब नहीं कि हमारी में कोई एक स्थिति बनी हुई हो और हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर जो हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं। तो पण आहे, ती पण जॉईन झाली कालपासून. हाँ, हे व्यक्ती मध्ये काय कारण आहेत अतृप्ती असण्याचे, परिवारामध्ये काय? हाँ सचिन भैया, आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे अपने आप को। हाँ ठीक। ये भी अजीब सा चर्चा है, सबको बोलते रहना पड़ता है म्यूट हो जाए, बोलो मत, जबकि लाइव परिचय शिविर में सबको बोलने के लिए अवसर और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की सीमा है ये भी। तो सामान्य रूप से एक मनुष्य के जीने के यदि फैलाव को देखेंगे तो व्यक्ति के रूप में कुछ जीता है, परिवार के रूप में जीता है, समाज के रूप में जीता है,
और प्रकृति के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होता है। यदि किसान आदमी है तो प्रकृति के साथ प्रतिदिन जीता है, मतलब मिट्टी के साथ, धरती के साथ, पेड़ पौधों के साथ, फलों वृक्षों के साथ। और यदि किसान नहीं है तो फिर हवा पानी देखने तक रह जाता है, कहीं घूमने चले जाते हैं नेचर देखने के लिए, इस प्रकार की चीज अभी दिखती है। परंतु एक मानव जो भी प्राप्त कर लिया हो, यदि वाकई में अपने आप से पूछे कि क्या वो वास्तव में तृप्त है, तो तृप्ति के हमको एक जगह मिलेगी। हमने जो भी उपलब्धि पाया, जो हमारी अचीवमेंट रही, उसको हम अभी तक का तृप्ति मानते हैं और वो सही। और आगे के लिए उसके अनुसार कोई एक गोल, हमारा कोई एक उद्देश्य, एक ध्येय बनता है। परंतु बहुत लंबे दायरे, बहुत लंबे दृष्टि से यदि मैं सोचूं कि क्या तृप्ति हाथ लगी या नहीं लगी, उसका नेगेटिव यदि हम प्रश्न पूछें तो क्या हमारे पास कोई समस्याएं हैं कि कोई भी समस्या नहीं, तो हम देखते हैं कि नहीं, समस्याएं तो है ना। और ये समस्याओं के चार जगह हमको दिखते हैं, या चार आयाम दिखते हैं, चार स्तर पे हमको समस्याएं दिखती है, या जीने के चार आयामों में हमको समस्या दिखती है। मेरे खुद के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफें रहती है ना। मैं कई बार कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना पढ़ाई करके भी मुझे लगता है कि सामने वाला मेरे से आगे निकल जा रहा है, या अध्ययन करने आता हूं तो लगता है सामने वाला व्यक्ति मेरे से अधिक अध्ययन कर ले रहा है, या फलाना व्यक्ति मेरे से अच्छा शिविर ले रहा है ना। क्योंकि आप लोग कुछ परिचय शिविर सुने भी हैं, तो उसको ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ। तो व्यक्ति के स्तर पर एक अतृप्ति की एक पूरी लिस्ट दिखती है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्वयं ही सोच लें कि अभी भी आपका जो भी स्थिति हो, 4 शिविर किए हो, 0 किए हो, 50 किए हो, 500 किए हो, व्यक्ति के स्तर पर हमारी क्या क्या अतृप्ति अभी भी बची हुई। मैं अपने में निरीक्षण करता हूं तो मैं भी पाता हूं कि मुझ में भी कुछ अतृप्तियां बची हुई। पहले अलग प्रकार की अतृप्तियां थी, अभी अलग प्रकार की अतृप्तियां हैं। और कुल मिलाकर यदि किसी भी गोल या किसी भी प्रयत्न को यदि देखेंगे तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि हम उससे तृप्त हो जाए। तो हम बिल्कुल अतृप्त हैं ऐसा तो होता नहीं। बहुत ही अत्यंत अतृप्त व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, कई बार अपना जान भी ले लेता है, जिसको सुइसाइड बोलते हैं। दूसरा एक दिखता है कि लोगों के साथ उठने बैठने में हमारी कोई ना कोई तकलीफ होती है, जिसको हम परिवार कहते हैं। चाहे आप विवाहित हो, नहीं हो, बड़े होते होते बच्चों का माँ बाप के साथ कोई ना कोई दिक्कत आती है, पत्नी के साथ आती है। विवाह के 10-15 साल बाद ये लगता है कि जिससे हमने विवाह किया वो आदमी नहीं है, वो आदमी बदल गया, मैं भी बदल गया, या ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई जिसके कारण हमारे बीच में, है ना, चर्चा की तकलीफ होने लग गई। तो परिवार के जगह हम पाते हैं कि कई प्रकार की तकलीफें, है ना। हमको ये व्यक्ति पसंद नहीं है, वो व्यक्ति पसंद नहीं है, इसके साथ काम करना कठिन है ना। किचन में केवल सास की चलती है या केवल माँ की चलती है, या पत्नी और माँ के बीच में जमता नहीं, या मेरे और पत्नी के बीच में जमता नहीं किचन में। मैं डब्बे में लेबल लगाता हूँ, वो हटा देती है ना। या बच्चों को बोलता हूँ कि शोर मत करो, उस समय शोर करेंगे। या कुछ बार जो है हमको कई बार ये भी होता है कि धन संपत्ति को लेकर भी झगड़ा हो जाता है। ये घर किसको मिलेगा, घर का कौन सा भाग किसको मिलेगा। हम जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमको इन मुद्दों के लिए तैयार आज के दिन नहीं करता है। चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो या आधुनिक शिक्षा हो, जिसको मॉडर्न एजुकेशन अभी कहेंगे, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो परिवार के बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं, चर्चा कर भी ले तो कुछ क्विक फिक्स सॉल्यूशंस के बारे में लोग बात करते हैं, कोई स्थायी हमको उसमें उत्तर मिलता नहीं। तो ये अतृप्ति का दूसरा आयाम बनता है। तीसरा आयाम है समाज में जो भी हो रहा है, हम में से कुछ लोग समाज के प्रति भी संवेदनशील या सेंसिटिव हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि समाज में अनेकों प्रकार के कलह, क्लेश, वर्गवाद, भूखमरी, करप्शन, ये सारी चीजें हमको दिखती। जैसे अभी 4 दिन पहले ये व्लादिमीर पुतिन महाराज, है ना, यूक्रेन पर पूरा दावा डाल दिया, पूरा घुस गया। और सबको पता है इनको रोक नहीं सकते, न्यूक्लियर वेपन है, बोल रहा है कि पास आओगे तो उड़ा दूंगा सबको। तो इस प्रकार के वॉर, और भारत जैसे जगह पर तो और भी, मतलब धर्म को लेकर झगड़ा,
राइट्स, है ना, ये सारी चीजें हमको दिखती हैं। कई बार हम उससे छुपने का भी प्रयत्न करते हैं, पढ़ते नहीं है, ये सोचते नहीं है। अधिक सोचने से लगता है कि इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। जिन लोगों को व्यक्तिगत और पारिवारिक उतनी जिम्मेदारी नहीं लगती है, या व्यक्तिगत अपना कोई, जिसको सांसारिक उद्देश्य पैसा कमाना, घर बनाना, कुत्ता रखना, है ना, आज के दिन बहुत लोग कुत्ते रखने लग गए शहरों में। पुणे में मैं देखता हूँ हर जगह पेट क्लिनिक भी खुल गया है और कुत्ता भी रख लिया लोगों ने। अच्छी बात है, कुछ लोग बिल्ली भी रखते हैं वैसे। तो कुछ लोग इसमें से यहाँ पहुंच जाता है कि मैं फिर समाज के लिए कुछ करूंगा। तो ये घर और अपना जो पर्सनल जो उद्देश्य है, ये जो व्यक्ति में जो दिख रहा है, और जो पारिवारिक जो है ना, इसको छोड़ के फिर हम समाज के लिए कुछ करने चले जाते हैं, एक्टिविस्ट बनते हैं, एनजीओ जैसे कुछ करते हैं, शिक्षा में काम करते हैं, है ना, पीस मीटिंग बुलाते हैं, कुछ कुछ प्रयत्न चलता है। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग प्रकृति को बचाने में लग जाते हैं। आज के दिन तो बहुत सारा हो रहा है एनवायरमेंटलिज्म, क्योंकि प्राकृतिक जगह पर मनुष्य तो अतृप्त है ही। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भौतिक सुविधाएं बड़ी है तो फिजिकल कंफर्ट बड़ा है, परंतु परिवार की स्थिति उतनी बड़ी है या नहीं है, ये कहना बड़ा कठिन है। जो पुराने टाइप के लोग हैं, जैसे हमारे बाप दादा परदादा, बोलते यार तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी अधिक मतलब सुविधाजनक तो हो गई, इजी हो गया है ना, गर्मी लगने से एसी लगा देते हो, बटन दबाने से घर पे खाना आ जाता है, सब आ जाता है, अच्छी बातें हैं, फोन आ गया, गाड़ी आ गई, परंतु पारिवारिक संबंध वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब ये भी एक प्रश्न है कि पहले अच्छा था या नहीं था, परंतु इसमें समस्या दिखती है, और कई बार ऐसे भी लगता है कि ये बढ़ रहा है पारिवारिक समस्या, क्योंकि हमारे अंदर ही अंदर इतना सारा इंफॉर्मेशन और इतनी सारी गोल्स आ गई कि हमको परिवार की जगह अभी समझ नहीं आता है कि क्या करें। और समाज में कुछ सुधार तो हुआ ही है, जैसे यूनाइटेड नेशन का एक कंसेप्ट आया। अब पुतिन ने यूक्रेन पर दावा बोल दिया तो कहते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दिस इज द फर्स्ट मेजर अटैक। सो दैट्स अ बिग थिंग। वर्ल्ड वॉर टू वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, है ना, 75 वर्ष हो गए वर्ल्ड वॉर टू को, या 70। एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो पीस हुआ यूरोप में, दे से इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीस इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। 70 वर्ष। वो तब हो पाया जब उसके लिए 60 लाख लोगों को मरना पड़ा। 60 लाख पीपल डाइड, जस्ट जूस। बाकी तो वर्ल्ड वॉर टू की काउंट बहुत अधिक होगी, शायद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग मरे होंगे। उसके बाद शांति हुई। और जो चौथा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, प्राकृतिक, यहाँ पर तो हमारी समस्या बड़ी है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता, हम जो चीजों को उपयोग करते हैं, प्लास्टिक्स, अन्य बहुत सारी चीजें, इससे प्रकृति में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और जो भी हम गैसेस छोड़ रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जिसको कहते हैं, उससे ग्लोबल एमिशन बढ़ना, और उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग होना। जैसे आज 28 फरवरी है, पुणे में हमारे घर में पंखा चल रहा है, पहले नहीं चलता था। मेरे पिताजी बोलते हैं 1970s में वो पुणे आए थे गवर्नमेंट जॉब में, 72 में, एंड उस समय सरकार महीने के सैलरी से 13 रुपए वापस लेती थी, क्योंकि तुम्हारा बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि पुणे वॉज कॉल्ड अ फैनलेस सिटी। पुणे में पंखा नहीं होता था किसी भी घर में। सो गवर्नमेंट वुड टेक बैक इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू द यूजेज ऑफ अ फैन, है ना। आज वो कल्पना करना कठिन है। तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि प्राकृतिक विपदा बढ़ रहा है। तो इस जगह यदि हम देखें तो कोई भी आदमी इससे छुप नहीं सकता अभी, है ना। वो हम सभी को समान रूप से इम्पैक्ट करता है। समाज में जो तकलीफें हैं, जब तक हमारे घर दरवाजे तक नहीं पहुंचता तब तक शांति है, कभी पहुंच गया तो वहां पर भी तकलीफ। पारिवारिक दिक्कत तो जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूं तो परिवार सामने खड़ा रहता है, और डिसाइड करना पड़ता है कि इसके साथ मैं क्या करूं अभी, है ना। भाई ऐसा सोच रहा है, बहन ऐसा सोच रही है, पत्नी ऐसा सोच रही है। तो इस फ्रेम में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि अचीवमेंट की जगह क्या हमारे पास इन सारे जीने के जगहों पर क्लैरिटी या स्पष्टता बनी है कि नहीं। क्या हमारी शिक्षा इन सारे जगहों पर स्पष्टता के बारे में बात कर रही है कि नहीं।
कि केवल एक पे बात कर रही है कि शिक्षा कर भी क्या रही है। पढ़ना लिखना पढ़ा सिखा दिया, है ना, कुछ स्किल्स सिखा दिए, ज्योग्राफी सिखा दिया, साइंस सिखा दिया, यदि ठीक से सिखा पाए तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अभी जैसा सिखाते हैं वो ठीक से सिखाना है या नहीं है। परंतु एक आदमी फाइनली जीता है ना, क्योंकि पैदा होता है, जीता है, मरता है। ये बेसिक ह्यूमन बीइंग का स्पैन है, इसके बीच में है सब, शिक्षा, स्टॉक मार्केट, पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंदूक। तो फाइनली इस लंबे स्पैन में यदि देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए उत्तर कम है। पारंपरिक दृष्टि से लोगों ने उत्तर देने का प्रयत्न किया है इसके लिए, जैसे अध्यात्मवादी परंपराओं में कहा कि ये सब मोह माया है, एक विधि तो इससे बच के रहना, या ऐसा रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है ना, पानी में रहते हुए भी पानी उसको छूता नहीं, उसे कंटेमिनेट नहीं होता है। सुनने से तो अच्छा लगता ही, हम भी चाहेंगे कि हम ऐसा रहे पत्ते जैसा, परंतु आदमी पत्ता तो है नहीं, है ना। सामने वाला पत्ता भी बोलता है, हम भी कुछ बोलते हैं, बोलने से तकलीफ प्रारंभ हो ही जाती है। सेल्फ हेल्प बुक्स लिखे लोगों ने, जैसे कल किसी वक्ता ने, किसी ने शेयर किया, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, एक वो सीख रहे हैं, बहुत लोगों ने अच्छे उसमें प्रयास किए, है ना। एक अमेरिकन रिसर्चर है, उन्होंने इसको डेवलप किया, उसका नाम बोल रहा हूँ अभी। सो थिंग्स दैट वर्क ऑन अ डेली बेसिस, परंतु एक बड़े स्केल पे यदि हम देखेंगे तो हमारे पास अभी भी ठीक से उत्तर नहीं। वैज्ञानिक विधि, जिसको मॉडर्न साइंस कहेंगे, या ओल्ड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके 3 बेसिक ब्रांचेस हैं, ने प्रकृति का अध्ययन किया, जो अंतिम बॉक्स है ना। प्रकृति कैसा है, कैसे काम करता है, लोहा कैसे काम करता है, फिर लोहा उड़ेगा कैसे, एरोनॉटिक्स आ गया, है ना। पहले लोहे को बेंड किया, घर बनाया, फिर लोहे में बैठ के उड़ गए, एरोनॉटिक्स तक पहुंच गए। फिर सिलिकॉन को रखा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना दी, उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग कर दी, है ना, एक प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया, डेटा आगे पीछे जा रहा है, आज के दिन हम जूम पे बात कर रहे हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों में हमने हाइब्रिड वेराइटीज बना दी, है ना, हाइब्रिड वीट बना दी, तो जो पहले 2 पैदा होता था आज 5 या 6 पैदा होता है, तो सबको खाने को मिला। तो इन सारे जगहों पर प्रगति जैसे दिखता है हुआ भी है। और वैसे ही एक, है ना, भालू की जिंदगी को स्टडी किया है, स्टडी द लाइफ ऑफ अ बेयर, ऑफ अ काउ, ऑफ अ लायन, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, इस पर 50 डॉक्यूमेंट्री मिल जाती है। मेडिकल साइंस इज इम्प्रूव, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, सभी चीजों पे काम किया है। तो कुछ प्रगति हुई है, बट द लार्जर पिक्चर इज स्टिल अनक्लियर, है ना। तो इस परिचय शिविर में हम ये प्रयत्न करेंगे देखने के लिए कि क्या हम इस लार्जर पिक्चर को देख सकते हैं कि नहीं, क्या इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से समझा जा सकता है या नहीं, क्या ये केवल एक थियोरी के रूप में होगा, या क्या मैं उसको समझ के कि इससे मेरे अंदर की तृप्ति में कोई अंतर पड़ेगा, क्या मेरे रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या मेरे परिवार में कुछ फर्क पड़ेगा, क्या इससे कुछ समाज की कोई स्वरूप उभर के आएगी, जो आज नहीं तो कल कम से कम हमको पता तो चलेगा कि समाज को जाना कहाँ है ना। वेयर डू ह्यूमन बीइंग्स वांट टू गो, हम जाना कहाँ चाहते हैं, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, ये हमको क्लियर है या नहीं है। मोटे रूप में देखें तो यूनाइटेड नेशंस चाहते हैं, पीसफुल सोसाइटी चाहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर चाहते हैं, परंतु वहां जाएंगे कैसे, है ना। और सभी लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग सोचते हैं। व्लादिमीर पुतिन इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, डोनाल्ड ट्रंप इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, है ना, जी जिनपिंग इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, इंडियन इलेक्शंस आर टोटली अनप्रिडिक्टेबल, तो वहां जाएंगे कैसे। ये सारे मुद्दे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो मोटा मोटी ये शिविर का जो स्कोप है, परिचय शिविर इन चीजों को आपको इंट्रोड्यूस करेगा, और इसके लिए संभावित जो समाधान है, ये सॉल्यूशंस है, इसको सामने रखेगा। तो ये जो ऊपर का चित्र है, इसी को नीचे फैलाया हुआ है, काफी फेमस या कॉमन परिचय शिविर का चित्र है। जो ऊपर रो में लिखा था, इसको एक इसमें लिख दिया है ना। तो ये जो प्रकृति है, यहाँ जो हमने प्रकृति लिखा था, इसको हमने खोल दिया। ठीक, तो पदार्थ जहां लिखा है ऊपर, इसका मतलब है मिट्टी, पत्थर, धरती, प्राण मतलब पेड़ पौधे, है ना, रोजेस, फिर आम का पेड़, ये सब इसमें आ जाता है। जीव, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये पूरा मिलके नेचर, है ना।
इस नेचर वाले चित्र को देखें तो फिर ये भी प्रश्न आता है कि इसको बनाया किसने। इसके लिए भी बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें लिखा है कि किसने बनाया, कैसे बनाया, सबका अलग अलग मत है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अपने आप बना, ब्लैक होल से निकला, बिग बैंग बना, बिग बैंग से ये सब बनते जा रहा है, वो भी ठीक है। और नीचे यदि देखेंगे तो हमने परिवार, यहाँ जो परिवार था इसको यहाँ डाल दिया है, समाज को यहाँ डाल दिया, और एक लिख दिया मानवकृत व्यवस्था, है ना, ह्यूमन मेड सिस्टम्स। जैसे हमारी वॉर की एक मशीनरी है ना, इकोनॉमिक्स की एक मशीनरी है, बैंकिंग का एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है, तो ह्यूमन बींग्स इन सिस्टम्स के साथ है। हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स से एडवांस सिस्टम्स नहीं। एनिमल्स के लिए अलग से स्कूल नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। दे डोंट नीड अ बैंकिंग सिस्टम, दे डोंट नीड टेक्नोलॉजी, दे डोंट यूज स्क्रू ड्राइवर्स। ये सारा हमको दिखता है। कुल मिलाकर जो समस्या है उसको यदि हम देखें तो ये समस्या कहाँ पर है ना, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। तो उसके लिए एक सामान्य रूप से हम लोग रखते हैं, जैसे पेड़ पौधों को देखा जो ऊपर है पदार्थ या पत्थर, है ना, ये जो पदार्थ जहां लिखा है, पत्थर अपने में बना हुआ है, धरती अपने में बना हुआ है, उसमें नदी नाले बने हुए हैं, ओशंस बने हुए हैं, ओशंस के करंट्स बने हुए हैं, पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर पानी कैसे इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में नीचे आता है ना, कार्बन की अनुपात, कितना कार्बन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, कितना लोहा होगा, कितना सोना चांदी होगा, ये सारा धरती पर फिक्स्ड है। और ये मानव ने नहीं किया, किसने किया इसको छोड़ देते हैं अभी, परंतु हमने तो नहीं किया। वी डिडंट मेक गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, वी आर माइनिंग इट। इनफैक्ट पूरी मतलब आप सोचिए कि पुणे में जितने पहाड़ है सारे यदि सोने के बने होते तो सोने का भाव इतना नहीं होता, तो डिमांड सप्लाई। परंतु ये जो भौतिक चीजें हैं, मटेरियल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वी सी दैट ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है और ये अपने में बना हुआ है। वैसे ही हम पेड़ पौधों को देखें, जिसको प्राण लिखा है राइट हैंड साइड के बॉक्स में, तो पेड़ पौधों के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक प्रकार के नहीं, लाखों प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो अपने आप बने हुए हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ तालमेल पूर्वक रहते हैं, है ना। इसके बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक प्रकार के पेड़ के नीचे दूसरे प्रकार का पेड़ नहीं होगा, है ना, जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ है, उसके नीचे कुछ नहीं होता है। आम के पेड़ के नीचे एक प्रकार का पेड़ होगा, दूसरे प्रकार का पेड़ नहीं होगा। परंतु आम का पेड़ और यूकेलिप्टस का पेड़ और उसके नीचे जो घास है, ये सब एक साथ रहते हैं। साथ में ये भी दिखता है कि पेड़ पौधों से जो पत्ती गिरता है वो भूमि पर गिरता है, जमीन पे गिरता है, और वो एक्यूमुलेट नहीं होता है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो फर्टिलाइजर बन जाता है पदार्थ और प्राण के बीच में। ठीक, तो ये जो हम कहेंगे कि प्राण जो है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पदार्थ के लिए पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक रहने से दूसरा फ्लरिश होता है। धरती नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं बनेंगे, पेड़ पौधों से जो भी गिरता है वेस्ट प्रोडक्ट, उससे धरती एनरिच होती है, आगे उसमें अधिक पेड़ पौधे बनते हैं। तो ये दो एरो आपको दिखता है वहां, और ये इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसकी ब्यूटी इज अनपैरेलल, है ना, बहुत सारा इसमें देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। वैसे ही यदि हम देखेंगे, इन पेड़ पौधों को शाकाहारी जानवर खाते हैं, जीव, फिर मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, परंतु उनके बीच में भी कोई एक संतुलन है। तो कितने शाकाहारी मांसाहारी होंगे, उनके अंदर भी एक संतुलन है, वहां पर भी एक बैलेंस है। और ये जो खाते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पुनः धरती को एनरिच करता है ना। तो कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं, या मधुमक्खी जैसे होती है, तो अलग अलग, है ना, फूलों पर बैठती है और क्रॉस पॉलिनेशन करती रहती है। कोई एक साइंटिस्ट हुआ हाल में, आई थिंक इट वाज आइंस्टाइन, उसने कहा कि द डे द बीज डिसअपीयर वी विल बी डेड, वी विल हैव नथिंग टू ईट। तो मधुमक्खी एंड फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स जो है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ensuring द बैलेंस एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। तो केवल हमने पौधा लगा दिया उससे पौधा बन जाता है, ऐसा नहीं है, उसकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स
इकोसिस्टम है जो चलता है। और आज के दिन इस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज अच्छे अच्छे बने हैं जो लोग देखते हैं, हम बच्चों को दिखाते हैं। मुझे याद है एक देखा था मैंने, उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ गार्डन्स, है ना। एक ब्रिटिश रिचर्ड एटनबरो, वेरी वेल मेड डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसे ही भारत में भी बहुत लोगों ने बहुत सारा बनाया होगा। तो ये हमको दिखता है कि इनके बीच में एक सामंजस्य है, एक हार्मनी है। पेड़ पौधों के बीच, पेड़ पौधों के अंदर एक बैलेंस है, जीवों के अंदर एक बैलेंस है, इनका आपस में तालमेल है। ये सब मनुष्य के अवतरण या मनुष्य के इस धरती पर आने के पहले बन चुका था। ये भी एक सोचने का मुद्दा है। मतलब आदमी का होना इस धरती पर तभी हुआ जब ये तीन बन चुके थे। ये तीनों में से एक भी नहीं होता और आदमी आ जाता तो बड़े संकट में हम पड़ जाते, है ना। ह्यूमंस वुड बी देयर एंड देयर वुड बी नो एनिमल्स, सो नो काउस, सो ठीक है, नो मिल्क। बट अभी तो बहुत सारे लोग वीगन भी हो जा रहे हैं, तो दूध को भी छोड़ दें। बट अ वर्ल्ड विदाउट एनिमल्स एंड ओनली प्लांट्स, ऐसा होता। और शायद प्लांट लाइफ, क्योंकि इंसेक्ट्स नहीं है तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती, तो ह्यूमन लाइक एग्रीकल्चर नहीं हो पाती। क्योंकि जितने वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं उसमें से हम शायद लेस देन 0.001 या 000 या 401% खाते होंगे। बाकी तो हम खा ही नहीं पाते, हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी है ही नहीं। पत्थर को तो हम पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। पानी नहीं होता तो आदमी नहीं हो पाता। तो पदार्थ में पानी इज अ वेरी बिग फैक्टर, है ना। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। तो मनुष्य का इस धरती पर अवतरण तब हुआ जब ये तीनों बन गए। उसके पहले यदि आदमी बन जाता तो मर जाता, कंटिन्यू हो ही नहीं पाता। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी नहीं होती, ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं होती। ये भी एक सोचने का मुद्दा है। और हम देखते हैं कि ये तीनों में आपस में बैलेंस है ना। दुनिया को यदि 1000 वर्ष पहले यदि हम सोचें, देयर वाज नो पोल्यूशन, एंड 150 वर्ष या 100 वर्ष पहले तक एवरी फार्मर वाज एन ऑर्गेनिक फार्मर। अलग से ऑर्गेनिक खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, हर चीज ऑर्गेनिक ही था। क्योंकि साइंस डेवलप या टेक्नोलॉजी डेवलप, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड थे ही नहीं, जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक एक वेरी बहुत लूज टर्म है। केमिकल डालने के बाद भी प्लांट तो ऑर्गेनिक ही होता है, इनऑर्गेनिक कुछ प्लांट होता नहीं, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो है नहीं प्लांट। परंतु ये दिखता है कि मनुष्य का इन पर एक डिपेंडेंसी है, और ये नहीं होते तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। अभी यदि हम ये क्वेश्चन उठाए कि इनके होने से आदमी बना, अच्छा, इन चार में से आदमी ही एक है जो सोचता है और जो सोच के डिसीजन लेता है। बाकी सब सोचते नहीं है ना। उसके पास फ्री विल है, इमेजिनेशन, इन सभी को समझता है वो। पौधा हमको नहीं समझता, हम पौधे को समझते हैं। बिल्ली, अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि मेरा कुत्ता मुझे समझता है, परंतु वो आपका पेट है, आप उसके पेट नहीं बने, सो यू आर स्टिल इट्स मास्टर, है ना। यू डोंट सी अ डॉग हु हैज अ ह्यूमन बीइंग एज अ पेट, एंड देयर आर नो शॉप्स टू फीड, है ना। पेट शॉप है। तो मनुष्य जीवों को समझता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको रेगुलेट करता है। व्हेन यू आर कीपिंग एन एनिमल एज अ पेट, आपने उसको रेगुलेट कर दी, आपको उसको ट्रेन कर दी। वैसे ही पदार्थ को भी आपने ट्रेन कर दिया। हमने सिलिकॉन को ट्रेन कर दिया कि ये कंप्यूटर के रूप में काम करे, है ना। हमने ऑप्टिक फाइबर को डेवलप किया, उत्थान है प्रकृति में, और उसके थ्रू हम अभी सिग्नल को भेज रहे हैं। मतलब ये जो जूम की जो सर्वर्स हैं जिसपे हम बात कर रहे हैं, पॉसिबली देयर समवेयर इन द यूएस, मे बी इन डैलस और समवेयर, एंड अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर्स हैं जो ओशन के नीचे से गए हैं, व्हिच इज कैरिंग आवर सिग्नल, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अभी सैटेलाइट इंटरनेट की बात हो रही है, अभी भारत में आया नहीं। इट्स ऑल केबल्स दैट आर कैरिंग आवर डेटा बैक एंड फोर्थ। तो मनुष्य इन सभी को समझ रहा है, इनका उपयोग भी करता है। बट यदि हम ये क्वेश्चन पूछें कि धरती, पानी, हवा पहले जैसे था, क्या आज ऐसा है, तो इसका उत्तर है नहीं। 50 प्रकार के उसमें प्रॉब्लम है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क लिखा है, द एरो गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम मानव टू पदार्थ। वैसे ही पेड़ पौधे, यदि स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो बहुत ही भयावह लगता है। एवरी मिनट देयर आर मल्टीपल स्पीशीज गोइंग एक्सटिंक्ट, एवरी मिनट, एवरी डे। तो जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं बेचारे पूरे दिन परेशान रहते हैं, क्योंकि एवरी टाइम ही ब्रीथ्स और बाय द टाइम ही हैज फिनिश्ड रीडिंग अ बुक, है ना, मेनी फॉरेस्ट हैव बीन वाइप्ड आउट, मेनी स्पीशीज हैव डिसअपीयर्ड। ये सारा हो रहा है। और जीवों के साथ भी ऐसे ही है ना। हम
एनिमल्स से पहले डरते थे और अभी हमने उसको नेचर रिजर्व में बंद कर दिया। तो अभी ये भी प्रश्न चिन्ह है कि हम जितने स्पीशीज को भी देखते हैं अधिकांश तो यानी जू में ही दिखता है, और वो भी विदेश के जू में ही ज्यादा दिखता है। भारत में 1-2 जू हैं, जितने बाकी है उसमें खाने को नहीं मिलता, उनको करप्शन में पैसा खा लेता है जू वाला। तो ये दिखता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने एनिमल्स के लिए भी जो कॉम्प्लीमेंटेरीनेस है उसको नहीं किया। तो ये तो हम कंक्लूड या इन्फर कर सकते हैं कि जो नेचर का जो फुटप्रिंट है, जो ये 4 में है, दिस इज द एंटायर फुटप्रिंट ऑफ नेचर, है ना। इसको छोड़ के कम से कम इस धरती पर तो और कोई स्पीशीज नहीं है या क्लास ऑफ स्पीशीज नहीं है। मानव को छोड़ के दी अदर 3 आर फाइन। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये मानव के कारण हो रहा है। और अभी भी जो आदमी जीवित है इन्हीं तीनों के कारण जीवित। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बना दिया, पौधा होता है इसीलिए हम खा पाते हैं, यदि वो नहीं होता तो हम नहीं खा पाते। कितना भी हाइब्रिड बना लो, वो उगने से यदि इनकार कर देगा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। या गाय हमने रख ली, उससे दूध ही नहीं निकले तो कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, दूध ही नहीं निकलेगा उससे, तो क्या करोगे आप। तो गाय की एक नेचुरल सिस्टम है जिसके कारण दूध निकलती है। या यदि आप महाराष्ट्र में है तो बहुत लोग यहाँ भैंस का दूध पीते हैं, तो भैंस से निकलती है। तो ये दिखता है कि ह्यूमन बींग्स इनका उपयोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये पहले से जो कर रहे हैं उसको करते आए। और यहाँ पर जो भी इम्बैलेंस दिख रहा है आज के दिन और बढ़ते जा रहा है, इसका मूल कारण मानव। फिर मनुष्य की अपनी एक जिंदगी, अपना एक जीवन है। ये ऊपर को यदि हम प्रकृति या नेचर बोलेंगे, मनुष्य की अपनी एक जिंदगी है, एक जीवन है, जो नीचे के ब्लॉक में दिखा है। एक आदमी एक इंडिविजुअल के रूप में दिखता है। एंड टुडे वी आर 700 करोड़ ऑफ अस, है ना। 700 करोड़ लोग हैं, अधिक हो गए होंगे, 720 करोड़। हर मिनट में बच्चा हजारों या शायद लाखों पैदा होता होगा, लाखों लोग मरते भी हैं। हर सेकंड लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। और हम परिवार के जगह पर भी जीते हैं। समाज के साथ हमारी कोई इंटरेक्शन है, चाहे आप समाज के बारे में सोचो नहीं सोचो, समाज में जो होता है वो आपको प्रभावित करता है। यदि पुतिन ने यूक्रेन को अटैक किया तो गैस और पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, उससे आपका बैंक बैलेंस घटेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको अधिक काम करना पड़ेगा, या यदि आप किसान हैं तो आपको अधिक पैदा करना पड़ेगा। और मानवकृत व्यवस्था भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है अभी तक। समाज पहले भी थी, है ना, राजा के युग में भी थी। उसके पहले गांव कबीला युग था, है ना, गांव थे, उस समय भी था। उस समय की मानव सिस्टम्स और छोटी थी, लोकलाइज थी, गांव के स्तर पे था। उसके पहले ट्राइब्स का सिस्टम था, एक ट्राइब दूसरे को काटता था, मारता था। उसके भी बहुत पहले एक आदमी दूसरे आदमी को खाता था, है ना। और लोगों ने दूसरे को स्लेव बना के रखा, जो अमेरिका इसका एक जीता जागता प्रमाण। और शायद भारत में भी रहा होगा स्लेवरी, अलग प्रकार की स्लेवरी थी, जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी पर राज करता है, उससे काम करवाता है, उसको पत्थर और पेड़ पौधे जैसे उपयोग करता है। ये स्लेवरी। इससे तो हम उभरे। तो समाज के स्तर पर भी सी देयर आर सम डेवलपमेंट्स, है ना। ह्यूमन सोसाइटी के जगह कम से कम भारत जैसे एक पूरा जगह सुरक्षित हो गया। सो वी आर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इंडिया यू कैन ट्रैवल विदाउट फियर, विदाउट अ वीजा, विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जेल्ड और किल्ड। और हो गया तो कोई सिस्टम है, मानवकृत व्यवस्था, जो प्रोटेक्ट करेगी। आपके बैंक से कोई पैसा चुरा लिया तो देयर इज अ नंबर टू कॉल। उनका कर्तव्य बनता है कि वो फॉलो अप करेंगे। आपके घर में बिजली चली गई, आप किसी को फोन करेंगे। तो मानवकृत व्यवस्था कुछ बनी, वो बहुत सारी बनी है। ये परिवार वाले बॉक्स को सोचेंगे तो ये सोचने में बनता है कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, है ना। एंड इट इज हार्ड टू से। बहुत लोग बोलेंगे घट गया। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि पहले संयुक्त परिवार में या जॉइंट फैमिली में खींचातानी ज्यादा था, लोग दब के जीते थे, अब सबको फ्रीडम मिल के सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया। बट ये जो न्यूक्लियर फैमिली है ये भी अभी बनना लगभग बंद हो रहा है ना। लोग विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि भाई विवाह करने का मतलब क्या है, व्हाई शुड आई गेट मैरिड। ये एक प्रश्न बन जा रहा है कि भाई जब साथी में रहना तो बिना विवाह किए हम रह लेंगे। ये भी एक सोचना है। तो लॉजिकली तो ठीक लगता है तर्क विधि से, परंतु यहाँ पर भी दिखता है कि परिवार में जो भी हमको समस्या दिखती है उसके केंद्र में कोई आदमी है या सेट ऑफ ह्यूमंस है। तो परिवार अलग से कोई चीज नहीं है। जब
4 या 5 या 10 या 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक स्वरूप में जीते हैं, उसको परिवार कहते हैं। और उसमें बच्चा पैदा होते हैं, उसका एक अलग सिस्टम है, विवाह के बाद होता है। विदेशों में विवाह के पहले भी हो जाता है, आज के दिन भारत में भी विवाह के पहले बच्चा हो सकता है, हो जाता है। तो परिवार में जो भी प्रॉब्लम है वो परिवार के स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम उतना नहीं है जितना उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकताओं का प्रॉब्लम है। तो फिर हम यही पहुंचते हैं कि मानव में जो इश्यूज है वही परिवार के रूप में रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे बहुत सारे परिवार मिलकर ही समाज कहला रहा है ना। और भारत में इसके अनेकों नाम, जाति के नाम है, जाति के नाम के समाज, XYZ समाज, ए समाज, बी समाज, सी समाज। तो शादी के लिए जो पत्रिकाएं निकलती हैं तो उसमें दिखता है सो एंड सो समाज की लड़की या लड़का चाहिए, सो एंड सो कास्ट, सब कैटेगरी, अल्ट्रा कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी में लड़की चाहिए। इसको हम कहते हैं समाज या समुदाय या संप्रदाय। मान्यता के अनुसार अलग अलग संप्रदाय बने, ये सब समाज। फिर एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को काटता है, वो क्यों? क्या परिवार एक परिवार को काट रहा है क्या? नहीं, उसी परिवार में से कोई लोग जो बीच में मानव है, इंडिविजुअल्स जो उस धर्म को मानते हैं और एक विधि से मानते हैं और लगता है कि हमारे सस्टेनेंस के लिए दूसरे का नाश करना पड़ेगा, वो उसको काटता है। ये समाज की प्रॉब्लम। वही आदमी जब प्रेसिडेंट बन जाता है किसी कंट्री का, यदि यूएस का बन गया तो किसी बहाने ईरान को इन्वेट कर देगा। बहाने मतलब कोई कारण दे देगा, इराक को इन्वेट कर देगा, अफगानिस्तान को इन्वेट कर देगा, है ना। वियतनाम में घुस जाएगा और वैसे ही दूसरा आदमी और कहीं बैठा यूक्रेन में घुस जाएगा। अभी चाइना में एक आदमी बैठा था, वो भारत में घुस गया। भारत और किसी में जाके घुसता है। तो ये पूरा जियो पॉलिटिक्स के रूप में हमको दिखती है। और वो इसीलिए क्योंकि यही जो लोग हैं, वही मानसिकता जो परिवार में दिखाता है वो एक अलग मानसिकता मानसिक व्यवस्था में दिखाता है। और यदि वो पद या किसी एक पावर, पोजीशन ऑफ पावर में आ जाता है, फिर वो समाज के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है ना। और इसके लिए आज के दिन सिस्टम्स बनी है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो। तो कुल मिलाकर हमको दिखता है कि परिवार की जगह पर भी हम संतुष्ट हैं, ये कहना बड़ा कठिन है। देयर आर मोमेंट्स ऑफ गुडनेस, है ना। हमको ये भी नहीं, एक नेगेटिव आउटलुक भी नहीं देना चाहिए कि सारा बेकार है ना और दुनिया खड्डे में जा रही है, ऐसे भी नहीं है। देयर आर गुड थिंग्स इन एवरी फैमिली, इसीलिए हम उसमें बने हुए हैं। एंड देयर आर थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू चेंज, इफ नॉट इन आवर फैमिली और दूसरे किसी के फैमिली में। वैसे ही समाज में देयर आर सम गुड थिंग्स, पीपल आर हेल्पफुल। जैसे बॉम्बे में बताते हैं कि मुंबई में जब फ्लड्स आया था तो 2 दिन में रिकवर कर गया बॉम्बे, है ना। और यूएस में कहीं समाज दूसरा था, तो सिस्टम्स और हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे थे उनके, और उनको 2-4 महीना लग गया, फिर भी रिकवर नहीं कर पाए। सो द कमेंट्रीज जो थी वो ये थी कि बॉम्बे का जो आदमी है बहुत हेल्पफुल है, सेफ है बॉम्बे, बट अनसेफ भी है और चीजें भी होती है। तो समाज के स्तर हमको अनेकों दिक्कतें दिखती है। इनके केंद्र में देखेंगे तो परिवार के प्रॉब्लम, समाज के प्रॉब्लम, मानवकृत व्यवस्था के प्रॉब्लम, मूल में मानव जैसा सोचता है, उसमें जो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व है वो जैसा सोचता है, जो कर रहा है, दैट इज अ बेसिक इश्यू, है ना। जैसे आज के दिन भी करप्शन होता है इन स्पाइट ऑफ एंटी करप्शन लॉज। तो मानवकृत व्यवस्था में एंटी करप्शन लॉ बहुत सारी बनी है, दंड भी बहुत सारा बना है। देखिए कल पेपर में आया था, नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसको मिंट बोलते हैं, उसका एक स्टाफर जो शायद 28 या 30 या 32 वर्षों से वहां काम करता है, उसके लॉकर में 20 रुपए के 2 कॉइन पाए गए, है ना। 20 रुपए का कॉइन मिलता नहीं, रेयर आइटम था, कभी निकाल के रख लिया होगा उसने। और उसको अभी 7 साल की सजा होने वाली है, 40 रुपए चुराने के लिए। सबको पता है गवर्नमेंट सर्विस में कि एनी काइंड ऑफ चीटिंग और थेफ्ट, चाहे 1 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तो होगा। एंड सारी बेनिफिट्स उसकी, 40 रुपए के लिए बेचारे का सारा पेंशन गया, सब गया, 7 साल जेल में रहेगा। तो ये जेल सिस्टम को हम मानते हैं कि ये फियर से आदमी को सही बनाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो काम करे, बहुत लोगों के लिए नहीं काम करता है। इसका मतलब है कि आदमी जैसा सोचता है, जब गलती करता है तो क्या सोच के गलती करता है, जब वॉर करता है क्या सोच के वॉर करता है, जब घर परिवार में टूटन करता है तो क्या सोच के करता है। ये है मेन इश्यू, है ना।
तो ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन लिविंग में जो बॉटम बॉक्स है, इसको भी यदि हम ट्रेस करेंगे, देन द प्रॉब्लम इज दिस इंडिविजुअल पर्सन। ये जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स मिलकर ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ आते हैं कि जो भी हमारी अतृप्ति की स्थिति है, हम इंडिविजुअल अपने आप को यदि बीच में प्लेस करेंगे, सो आई एम एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। तो इसमें मैं ऊपर भी तकलीफ दे रहा हूँ, नीचे भी तकलीफ दे रहा हूँ, अपस्ट्रीम भी प्रॉब्लम है, डाउनस्ट्रीम भी प्रॉब्लम है, और ये मेरी अतृप्ति का कारण है। मैंने पैसे कमा लिए तो परिवार में प्रॉब्लम, परिवार ने पैसे कमा लिए, बगल वाले परिवार में प्रॉब्लम, वो सब भी हो गया। शादी के बाद लड़की को जहाँ दिया वहां से प्रॉब्लम, उसका नहीं हुआ, लड़की का बेटा उससे पैसा मांगता है, वो एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम डाउनस्ट्रीम आती है। एंड वी हैव इनफ एग्जांपल्स, है ना, हमारे ही देश में वन ऑफ द बिगेस्ट जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है, उसके दोनों भाई लड़के पिताजी के जाने के बाद झगड़ते कोर्ट पहुंच गए थे, है ना। तो केवल जो दुनिया में जिसको हम अभी मानते हैं सक्सेस, जो है अच्छा सक्सेस है, परंतु वो बाई सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहा है। और ये भर होने से समाज में जो प्रॉब्लम है उससे हमको तकलीफ नहीं होता, ऐसा नहीं। इलेक्शन टाइम में हर भारतीय खड़ा हो जाता है, अपने धर्म, अपने कास्ट, अपने फेवरेट पार्टी, अपने उद्देश्य के अनुसार वो विश करता है कि ये पावर में आए, ये पावर में नहीं आए। तो इस निष्कर्ष, इस छोटे से अभी डिस्कशन नहीं बोलना चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोलॉग, इसीलिए मैंने उसका नाम दिया लेक्चर, बिकॉज दिस अभी शायद हमारी इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की जो मेच्योरिटी है वो भी इतनी नहीं बनी है। शायद किसी दिन 3D में बनेगा ये, एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विल बी बेटर, सो एवरीबॉडीज फेस कैन बी सीन इन अ नाइस वे इन अ 3D, मे बी इट विल बी अ बॉल, जिससे आप जूम कॉल करेंगे, है ना, तो कोई बोलेगा तो हम बॉल को घुमाएंगे तो पीछे से एक आदमी का चेहरा दिखेगा और वो हमसे बात करेगा, ऐसी कोई चीज आ जाएगी। तो इस मोनोलॉग से हम इस इन्फ्रेंस पे पहुंच सकते हैं। तो एक की अतृप्ति है मानव में, सब कुछ करने के बाद भी, अचीवमेंट एंड गोल के बाद भी अतृप्तियां मोटे रूप में इतने इस जगह पर है, और इसको फैलाए तो इतनी जगह पर है, और इस अतृप्ति का कारण मूल में मानव। तो नीचे जो इन्फ्रेंस लिखा है, मानव पर हमको काम करना है या अपने आप को समझना है। मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, है ना, ये एक पेज हुआ है, पेज नंबर 12। किसी को कुछ इसमें कहना है तो या पूछना है तो पूछ सकते हैं। भैया भैया, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हेलो। आपकी, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। ओके, मुझे यही पूछना था कि अ, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल दिया, और ये जो हम जीवन जी रहे हैं, कुछ कुछ जीवन परमाणु और जैसे मानव शरीर यात्रा में जैसे है, पता लग जाता है, या फिर उन ग्रुप से संगठित हो जाते हैं, और उनको ये पता चलता है कि इस राह में चलना है। लेकिन ज्यादातर जैसे हम देख रहे हैं आज की दुनिया में, जो पावरफुल लोग हैं, जो जो जिन्होंने शक्ति हासिल की है और जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो दुनिया को अपनी ओर जैसे चाहिए वैसे वो खींच के नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे रशिया का ही एग्जांपल देखा तो उसमें गैस पाइपलाइन वगैरह उड़ा दी है। मतलब इतना भारी नुकसान पृथ्वी के स्तर पर कर दिया है कि हम जो चल रहे हैं इस राह पे, उनका नंबर्स देखें, और इन पावरफुल लोगों का नंबर्स देखें तो वो नंबर में कम है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, वो अपने को ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें? एक तो मानव के तौर पे हम समझे और ठीक से अपना व्यवहार बरकरार रखें, एक मानव पूर्ण व्यवहार जो आचरण होता है समझने के बाद। लेकिन
ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे जो जीवन में इफ़ेक्ट होगा, ये ऐसे घटनाओं से ही होगा। तो इस घटना के तौर पे हम देख लेते हैं इसको, और वो जागृति उनको जब आ जाएगी तभी हम जागरूक मानव के तरह उनके साथ बिहेव कर सकते हैं। तो ये जो टाइम फेज़ है, बीच वाला ट्रांज़िएंट फेज़ है, कब तक हमें रुकना है? या हमें कुछ सक्रिय क्रियाएँ भी करनी है? या हमें इन घटनाओं को दूर से देखते रहना है और हमारी यात्रा हमें शुरू ही रखनी है? कि इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी हमारी का मतलब कौन? मैं और आप, है ना? आज के दिन 6:15 जूम कॉल पे पुणे और बॉम्बे के बीच हमारी स्पैन ऑफ इन्फ्लुएंस कितनी है या क्या है? एक तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लार्ज स्केल चेंज आता है ह्यूमन सोसाइटी या सिविलाइजेशन में, इसका मतलब ट्रेजेक्टरी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, धरती के सारे लोग मिलकर लड़ाई नहीं करेंगे, इसका कंसेप्ट या कल्पना आने में 10,000 वर्ष लगा है मनुष्य को। तो आज के दिन उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके बैठेंगे तो देखते हैं कि एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। बाहर बोर्ड पे बिल्डिंग के नाम लिखा रहता है यूनाइटेड नेशंस, और अंदर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को गाली गलौज करते रहता है। बराबर? तो सही बात है। सोसाइटी के स्तर पर जो चेंजेस हैं दे आर वेरी स्लो। समबडी हैज टू म्यूट देमसेल्फ। हाँ, मतलब यदि आप किसी बिजी रूम में है तो म्यूट कर लीजिए जी। तो सोसाइटी के जगह पर जो चेंजेस हैं दे आर वेरी स्लो मूविंग चेंजेस, है ना? और ये एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, इसके लिए सिस्टम को बदलने का, है ना, वो बनता है। आज के दिन यदि आप देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मानवकृत व्यवस्था है जिससे लोग असंतुष्ट हैं, इसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो नर्मदा डैम बना तो उससे लग रहा था कि बहुत सारे गांव और पेड़ डूब जाएंगे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बना। उसको दबाने के लिए व्यवस्था तंत्र या शासन तंत्र ने कुछ किया। फिर वैसे ही अभी रशिया ने दावा बोल दिया तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो काउंटर मेजर्स, है ना, या काउंटर प्रेशर टाइप की चीज लोग अभी कर रहे हैं। एक ये हमको होते हुए दिखता है दुनिया में। दूसरा, कुछ होते हैं जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि लंबे समय में ये प्रॉब्लम्स कैसा ना हो, तो उसके लिए ये मीनिंगफुल डायलॉग के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया जाता है ना, और सोसाइटी में चीजों को देखा जाता है। तो मेरे अनुसार अभी जो भी इश्यूज हैं उसका तात्कालीन यदि आप पूछेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन वही है अभी जितना हम कर पाए, है ना? कोई किसी रोड पे है एंड दे हैव टू म्यूट देमसेल्फ। एक मिनट, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार म्यूट कर लें। हाँ, जो भी रोड पे है शायद सुन भी नहीं रहा। एक सेकंड, लेट मी सी हू इट इज। मैं 10 वर्ष जंगल में रह गया तो ट्रैफिक से, साउंड से सेंसिटिविटी बढ़ गई, एक भी हॉकिंग सुनाई देता है। ठीक है, तो इसमें यदि देखेंगे तो यदि हम पूछेंगे कि भाई आज के दिन इसके लिए क्या सोल्यूशन है, then the solution is these systems will remain the way they are and we can only hope that people will continue to do what they are doing. हम यहाँ पर जो देखने का प्रयत्न कर रहे हैं वो ये देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका क्या है, लाइक द रियली रियली लॉन्ग टर्म। और ये हमको इंडिविजुअल डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या इसको रियली रियली लॉन्ग टर्म में हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि नहीं। करने की जगह हम छोटे स्केल पे जो भी कर रहे हैं वो करें, है ना? एक तो ये है। दूसरा, इसमें हम आगे जाकर देखेंगे, जब हम प्रकृति के विकास को पढ़ेंगे आगे, मतलब जिस भी दिन हम वहां तक पहुंचेंगे, यूजुअली परिचय शिविर में 7वें दिन या 6ठे दिन आता है वो, तो हम देखेंगे कि प्रकृति के एवोल्यूशन के साथ प्रकृति तो इवॉल्व हुई है ना? देखिए, एक समय में केवल पदार्थ था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे हमको प्लैनेट्स मिलते हैं जो केवल गैसियस स्टेट में है, उनको अभी सॉलिड मैटर भी नहीं बना है। कुछ में सॉलिड मैटर बन गया, कुछ में पानी नहीं, कुछ में सॉलिड मैटर और पानी बन गया तो पेड़ पौधे नहीं। We still haven't found a planet जिसमें पेड़ पौधे हो, so there is no sign of life. Leave alone consciousness. Animals तो बहुत दूर, आदमी तो बहुत दूर, अभी तो पेड़ पौधे वाला एक planet हमको मिला है।
इस धरती पर धीरे धीरे पेड़ पौधे बनने लायक भूमि बनी, है ना, मेटल्स बने, मिनरल्स बने, एसिड बना, एल्कली बना, पानी बना, फिर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे बने, फिर एक छोटा सा एक मतलब कीड़ा, भुनगी कीड़ा कुछ बना होगा किसी पत्ते के नीचे, उसके बाद चलने फिरने वाले एनिमल्स बन गए, फिर है ना ब्रेन वाले एनिमल्स बन गए, उसके बाद ह्यूमंस भी बन गए। ह्यूमंस की हिस्ट्री को भी देखेंगे तो केवमैन से लेकर अभी तक सोचने में, समझने में, ये सिस्टम्स, मानवकृत व्यवस्था जो आपको दिख रहा है, ये सब डेवलप होने में इट हैज टेकन 5000 इयर्स, है ना। हमारी फिलोसफीज 5000 वर्ष पुरानी है। भारत में जो मंदिर है, दे ट्रेस देयर हिस्ट्री बैक टू 4000 इयर्स। उसका जो थियरी है, जो पूरे वेस्टर्न नेशंस एक दूसरे से झगड़ रहे, उसके हिस्ट्री को यदि हम देखेंगे, सो दैट्स अराउंड, है ना, व्हाट 2020 इयर्स, 2020 इयर्स आफ्टर क्राइस्ट। एंड इस्लाम के यदि उसको देखेंगे तो लगभग जो भी 1400-1300 वर्ष हो रहा है। तो ये एक बहुत लंबी टाइम फ्रेम है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, और इसकी गति बढ़ रही है ना। तो द इमीडिएट आंसर इज, अभी जो लोग कर रहे हैं वही करेंगे। और इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम इसी रीति से समझेंगे कि आज के दिन जैसे ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है या सोचता है। तो ये ग्रीन पीस नहीं था 100 वर्ष पहले। इसका मतलब कुछ लोगों में, जिसको हम प्रकृति के प्रति चेतना बोलेंगे या सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ी, और वो लोग संगठित हुए। एक आदमी ने प्रारंभ किया ग्रीन पीस, और आज के दिन इट इज अ फोर्स टू रेकन विद, मतलब दे आर एबल टू चेंज सम आउटकम्स। तो इसको जब हम समझने जाते हैं, वी सी कि देयर इज अ ट्रेजेक्टरी, है ना, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और ये कहना बड़ा कठिन है कि कितने समय में सभी लोगों में सेंसिटिविटी आ जाएगी, परंतु इसकी संख्या बढ़ रही है। पीपल डोंट वांट वॉर्स, दे डोंट वांट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस नहीं चाहते हैं, है ना। आजकल की मतलब विवाह करने के बाद यू जस्ट कांट सिट ऑन द टेबल एंड आस्क योर वाइफ टू गेट अ कप ऑफ टी। वो बोलेगी तू उठ के बना ले अपना, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया उन्होंने भी पढ़ी है। तो ये सारी चीजें हो ही रही है। तो इसको हम जागृति क्रम के रूप में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि जो चेंज हो रहा है ह्यूमन बीइंग में, वो कहाँ हो रहा है। देखिए, मानव में कुछ चेंज तो हो रहा है ना। ह्यूमंस आर नॉट स्टैग्नेंट, ये तो दिख रहा है हमको। दिस पिक्चर, ये जो ऊपर की पिक्चर थी, ये 10,000 वर्ष पहले जो थी, ये बहुत अलग थी, और ये नीचे का पिक्चर लगभग गायब था, है ना। तो ये नीचे की पिक्चर आज जैसे है बहुत अलग है। इट्स नॉट व्हाट इट वाज 2000 इयर्स अगो। 1000 साल पहले के समाज और सिस्टम्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स चेंजिंग। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि क्या चेंज हो रहा है ह्यूमन। क्या ब्रेन चेंज हो रहा है? क्या ब्रेन का फैटी मैटर चेंज हो रहा है? क्या ब्रेन में न्यूरोनल सर्किट चेंज हो रही है ना। तो हम पाएंगे कि नहीं, मानव में संचेतना, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी, है ना, उसका देखने का दायरा, उसका इन चीजों के प्रति सेंसिटिविटी, ये बदल रहा है। अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से बदल रहा है ना। एप्पल सबके खोपड़ी में गिरा या बगल में गिरा, एक ही आदमी के खोपड़ी में विचार है कि क्यों गिर रहा है ना। सभी लोग देखते हैं कि झगड़ा हो रहा है, कुछ लोग चाहते भी है कि झगड़ा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा नहीं हो। तो इन दोनों में अंतर क्या है? उनके खाने में अंतर है, कि दोनों के ब्रेन के फॉर्मेशन में अंतर है, स्कल के शेप में अंतर है, ब्रेन के वजन में अंतर है, उसकी डेंसिटी में अंतर है। ये हमको समझना पड़ेगा। हमारे इस प्रस्ताव में ये निकलेगा कि मनुष्य में संचेतना, कॉन्शियसनेस बोल के एक फैक्टर है, जिसको एक एंटिटी के रूप में समझा जा सकता है, जो बेसिकली इवॉल्व हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग जो चेंज हो रही है ह्यूमन बीइंग्स में इन हिस्ट्री, वो इस संचेतना की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में समाज के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है ना। सो लर्निंग हाउ टू मेक अ कार इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया आवर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, वाया आवर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ठीक, कंप्यूटर कैसे बनाना है, ये भी इस परंपरा के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है, या ट्रांसमिशन हो रही है। सो दीज ह्यूमन सिस्टम्स एंड सोसाइटी इज एक्चुअली ट्रांसमिटिंग समथिंग, ताकि एक आदमी मरने के बाद जब दूसरा आदमी आता है, ही कम्स इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम व्हिच हिज फादर वाज बोर्न इनटू, और उसमें अलग चीजों को सीखने मिलता है, एंड दैट लर्निंग कंटिन्यूज, है ना।
तो इसका फिर लॉन्ग टर्म उत्तर क्या है जो भी सॉल्व होना है? इसका लॉन्ग टर्म उत्तर ये है कि ये जो भी समझ हो, यदि ऐसा कोई समझ उपलब्ध हो जो हम इस शिविर के दौरान देखेंगे, तो वो एक आदमी में आ जाए, है ना, और उस आदमी से वो समाज और मानवकृत व्यवस्था में पर्कुलेट हो जाए, परिवार में भी पर्कुलेट हो जाए। ह्यूमन बींग्स में जो भी डेवलपमेंट होता है उसका मेथड यही, एक आदमी को समझ में आता है स्पेस टाइम कैसे काम करता है, वो दो को बोलता है, वो दो तीन को बोलते हैं, है ना, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, फिर वो एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं, फिर हम उसका टी शर्ट पहन के आज घूम रहे हैं, E=mc²। समझ में आता है कि आदमी को, भले ही किसी को समझ में नहीं आया, टी शर्ट तो पहन लेता है ना, और मानता है उस आदमी को। So the long-term solution to answer your question is we have to wait for that to evolve. क्योंकि दो लोग अपना नौकरी छोड़ के उससे कूद देंगे, उससे इतने बड़े स्केल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे यदि मैं जो भी कर रहा हूँ बंद कर दो और मैं सोचूं कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, आई हैव टू चूज, मैं पानी बचाऊं, पूना का मुल्ला मुत्ता बचाऊं, है ना, उसके बगल में जो लोग रहते हैं उनको बचाऊं, उसके घर में गरीबी है उसको बचाऊं, है ना, उसकी बेटी पर डाउरी का वो आता है उसको बचाऊं, वो खुद ही किसी को लेकर भाग जाती है तो किसको बचाऊं, ये एक समस्या आती है ना। टाइगर को बचाओ, लेपर्ड को बचाओ, जंगल बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ पुणे में, तो हर चीज के लिए आज एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस पूरे पिक्चर में आप देखेंगे परिवार के लिए काउंसलिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिलीज को काउंसिल करते हैं। गवर्नमेंट ने भी एक काउंसलिंग रखा है, गवर्नमेंट लॉयर देता है, डाइवोर्स होने के पहले वो फैमिली कोर्ट में जाता है और वो काउंसलर काम करता है। मैंने देखा हमारे पहचान के कोई हैं, मुंबई में ही रहते हैं, लड़का वो लड़की को बोल दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुमसे बोर हो गया, बोर्ड ऑफ। वो लड़की रहना चाहती थी, बहुत प्रयत्न किया, दोनों फैमिलीज ने ट्राई किया, वो लड़का मानने को तैयार नहीं, ठीक है भैया डाइवोर्स कर लो, डाइवोर्स के लिए फाइल किया, फैमिली कोर्ट में गया, दे अपॉइंटेड अ गवर्नमेंट काउंसलर, भैया वो गवर्नमेंट काउंसलर वो लड़के को कन्विंस कर दिया कि तुम विवाह में रहो। द गवर्नमेंट वर्क्स इन सरप्राइजिंग वेज, राइट? I mean, who would think that a government counselor can convince somebody out of a divorce? तो परिवार में चेंजेस, है ना, सिस्टम्स में चेंजेस, राइट टू इंफॉर्मेशन पर काम किया लोगों ने, राइट टू एजुकेशन पे काम किया, ये सब चल ही रहा है। इफ यू मेक अ लिस्ट इट विल प्रोबब्ली गो इनटू 500 or 1000 kinds of interventions that people are doing in these areas. The question is what is the long term answer, है ना, and whether we want a long term answer or whether we want a short term answer. यदि आप दोनों चाहते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ समय लॉन्ग टर्म आंसर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले, कि पहले इस पूरे पिक्चर को समझ के लॉन्ग टर्म आंसर को सोचें, उसके बाद आप चूज करें कि कहां पर आप इंटरवेंशन करेंगे। जैसे मैंने अपने लिए क्या इंटरवेंशन सोचा कि भाई दर्शन को शिक्षा में लाने के लिए इंटरवेंशन करूं, मैं इसीलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। 5:30 मेरा अपनी बेटी को के साथ यहाँ पहाड़ पे वॉक करने का और साइकिलिंग का टाइम है ना, तो मैं आपके साथ अभी जो बात कर रहा हूँ, इसको जो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ, ये क्यों डाल रहा हूँ? इन द होप दैट इसकी कोई प्रभाव किसी आदमी पर पड़े। इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, इसको बोलते हैं ना ड्रॉप इन द ओशन। या हमारे एक फ्रेंड ने बोला इट इज लाइक ट्राइंग टू मेक द सॉल्टी सी लाइक फ्रेश वाटर बाय पोरिंग मग्स ऑफ वाटर इन इट, है ना, ये ऐसा काम, इतना लंबा काम है। तो एजुकेशन में मैंने चूज किया, एजुकेशन में भी कुछ एरियाज ऑफ रिसर्च है, इंटरेस्ट है, कुछ पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स है, इसीलिए हमारे इतने सारे जीवन विद्या प्रबोधक जितने भी हैं, 5 या 10 या 8 अभी होंगे या 20 होंगे, भारत में घूम रहे हैं ना, यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहे हैं कि भैया इसको सोचो समझो, इसका अध्ययन शिविर चल रहा है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की एक संभावना मिलती है। इसको करते हुए आप दूसरे एरियाज में भी कर सकते हो, है ना, आप प्राकृतिक इश्यूज पे काम कर सकते हो, इसके सेंस के साथ आप पॉलिसी लेवल पे काम कर सकते हो, ये सारा कर सकते हैं। बट होपफुली धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी एंड पीपल विद दिस नो हाउ, विद दिस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, वो एक लंबी कहानी है। जितना भी उनको समझ में आया, यदि वो इन पोजिशन ऑफ पावर में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति इसको शिविर को सुने और वो एक स्टेट के एजुकेशन मंत्री बन गए, है ना, स्टेट मतलब सिटी है बट उसको स्टेट बोलते हैं, तो उन्होंने कोई जितना मतलब हो सकता है बीइंग इन अ गवर्नमेंट, इसके एजुकेशन में लागू कर दिया उनके स्टेट में।
फिर देन एज थिंग्स गो, गवर्नमेंट में एंड पॉलिटिक्स में कुछ चलता है, कुछ चल नहीं चलता, खींचातानी होती है। तो इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे लोग इन सिस्टम्स को सीड करेंगे इन द लॉन्ग टर्म, विद दिस लॉन्ग टर्म व्यू। और ये जो भी बिट्स एंड पीसेस में लोग काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, कोई फिजिक्स को अच्छा, साइंस फॉर ऑल। मेरा एक क्या है, हमारे फैमिली फ्रेंड का लड़का है, वो मैंने साइंस एजुकेशन को सबके सामने ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहा है ना। बट यू विल आर्ग्यू कि साइंस करने से, टेक्नोलॉजी करने से ही ऊपर की प्रॉब्लम पूरी खड़ी हो गई है ना। हैड इट नॉट बीन फॉर साइंस, कम से कम हवा पानी तो ठीक होता। हो सकता है खाने को कम मिले और मोटरसाइकिल नहीं होती, बट कम से कम हवा पानी तो ठीक होता। कुछ लोग ह्यूमन एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। रोट लर्निंग निकल जाए एजुकेशन में, फियर एंड पनिशमेंट, है ना, भय और प्रलोभन निकल जाए, फियर एंड एंटाइसमेंट निकल जाए। इन जिन जिन जगहों पर लोग काम कर रहे हैं, इफ दे डू इट विद दिस एंटायर व्यू, देन द इफेक्ट्स विल बी मोर लॉन्ग टर्म। तो सॉल्यूशन यही है। थोड़ा लंबा आंसर हो गया आपका, बट मैंने मान लिया कि और भी लोग इसको सोचे होंगे या सोच रहे होंगे। और ये इसीलिए जानबूझ के इस जगह को रखा भी है शिविर में कि हमको क्लियर हो कि हमको काम कहाँ करना है। क्योंकि अध्ययन का मतलब है कि व्यक्तिगत स्तर पे काम करना, तो उसके लिए पर्याप्त हमारे अंदर रिक्वायरमेंट जो है पैदा हो, या क्लैरिटी पैदा हो, स्पष्टता। और कोई? मैं धन्यवाद। मतलब मुझे समझने की कोशिश शुरू हो गई है मेरी। आपने जो अभी बहुत डिटेल्ड बता दिया, तो ये थोड़ा-थोड़ा तो समझ में आ रहा था, लेकिन जो बर्ड्स आई व्यू जैसा आपने पूरा बता दिया, तो आज का सार मुझे मेरे क्वेश्चन और आपके जवाब से मुझे ये लग रहा है कि अगर हम कोई चीज़ को ठीक से समझें और समझने के बाद हमारा विश्वास उसमें बन जाए कि हम सही रास्ते पे हैं, तो वो गलत नहीं है। वो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम का पार्ट कहीं यूज़फुल बनता ही है। और उसका ऐसे नज़रिया न रखें कि आज हमने किया तो तुरंत उसका आउटकम या रिज़ल्ट आना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म धीरे-धीरे हो सकता है, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए। साथ ही ये जो आपने अभी प्रबोधक की बात बताई, या आपने अपना भी एग्ज़ाम्पल बताया कि आपने जो चूज़ किया, वो आपने शुरू कर दिया। और वैसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि फ़िज़िक्स का, जैसे एक आदमी ने कुछ इज़ाद किया, उससे कुछ समझ में आया, तो उसने दूसरे को बताया, हाइपोथेसिस बनाया। तो ये वाली चीज़ उसके सेकेंडरी, थर्ड, टर्शियरी आगे वाले जो फ़ॉलोअर्स हो जाते हैं, लेकिन जो पहले आदमी को जो अनुभूति होती है, वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। और वैसे अनुभूति सबको मिल जाए, तो वो सही स्तर हो जाए। क्योंकि वो अनुभूति जब हो जाएगी, तब ये अपने आप एक सक्रिय प्रोसेस हो जाएगी। और मेरा जो पहले सवाल ही था कि नंबर्स, कि जैसे पुतिन 1 है या 2 है, लेकिन उनका इफ़ेक्ट काफ़ी लोगों पे पड़ रहा है और वो डिस्ट्रक्टिव पड़ रहा है। तो थोड़ा-सा उत्तर मुझे उसमें मिल गया कि हमारी जो प्रोसेस है वो स्लो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर, वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, तो ऑटोमैटिकली दिस विल, वंस इट रीचेस अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, इट माइट टेक ओवर all other aspects and it will convert into a good world. बिल्कुल। क्या मैं सही हूँ? नहीं, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है। एंड उस पे मैं ये भी ऐड करूंगा कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, ये कहाँ होता है एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रीम कि हर मानव को एरोप्लेन में उड़ना चाहिए, ये मेरी इच्छा है ना, उससे लोगों को अच्छा लगता है। मैं जब एरोप्लेन से ऊपर से नीचे देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर मानव को एरोप्लेन से उड़ना चाहिए, मेरी इच्छा बन गई। ये इच्छा सही भी है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। इसके साथ में ये सोच लूं कि आई वांट टू अचीव दिस बाय 2025,
So it is destined that by 2025 मैं अतृप्त रहूंगा और दुखी रहूंगा, although I would have achieved building a lot of planes, क्योंकि मेरी एस्टिमेशन ही गलत है। देखिए, मेरा इच्छा अपने में गलत नहीं है कि लोगों को अच्छा हो, बट कितने गति से वो अच्छाई प्रकट हो जाएगा ये मुझे नहीं पता है, और ये भी मुझे सोचना समझना पड़ेगा। उसके लिए आदमी कैसे बदलता है, सोसाइटी कैसे बदलती है, उसकी मुझे पूरी ठीक से व्यू आनी आवश्यक है, और वो रियलिस्टिक व्यू होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी सम मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल या कोई रैंडम कोई नंबर कि 50 साल में हो जाएगा, 100 वर्ष में हो जाएगा। यदि मेरे में वो एस्टिमेशन या वो माने व्यू ठीक से नहीं है, इफ इट इज नॉट जस्टिफाइबल, then I'm destined to be unsatisfied even though I'll do a lot of good things, क्योंकि मेरी जो एस्टिमेशन है कि कितने समय में वो होना है वो अप्राकृतिक है, इट इज अननेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नारियल का पेड़ डाला और मैं सोचूं कि ये 2 साल में फल हो जाए, इसको सही इच्छा कहेंगे कि गलत इच्छा कहेंगे? है ना? मैं मान रहा हूँ आप कह रहे हैं कि गलत इच्छा कहेंगे, क्योंकि नारियल का पेड़ उगे और उसे नारियल मिले, ये इच्छा तो ठीक है ना? तो सब लोग ठीक हो जाए, धरती ठीक हो जाए, समाज ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, सबके परिवार ठीक हो जाए, सिस्टम ठीक हो जाए, ये कामना के रूप में ठीक है। ये होगा कैसे, इसकी क्लैरिटी भी चाहिए। एक दूसरा, कितनी गति से होगा, किस क्रम से होगा, इसकी भी क्लैरिटी चाहिए। केवल दूसरा वाला हुआ कि हाँ, मान लो मैं बोलता हूँ जीवन विद्या करने से सब आदमी जीवन विद्या शिविर करने से धरती स्वर्ग बन जाएगी, मान लेते। कोई बोलेगा हर आदमी बौद्ध परंपरा में आने से धरती स्वर्ग बन जाएगी, को सब बोलेगा कोई अद्वैत परंपरा शंकराचार्य जी को समझने से पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी, कोई बोलेगा सब लोग यदि इस्लाम बन गए, है ना, इस्लामिस्ट बन गए तो पूरी धरती वो बन जाएगी, है ना, शराया लॉ बन जाएगा। मान लेते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, बट इफ आई बिलीव कि ये 50 साल में हो जाए और वो गतिक्रम ही मेरा गलत है, माई एस्टिमेशन ऑफ टाइम इज रॉन्ग, देन आई एम डेस्टिन्ड टू बी अनहैप्पी एंड अनकंटेंटेड, क्योंकि मेरी जो टाइम की एस्टिमेशन है वो रियलिस्टिक नहीं है ना? तो मैं करते रहूंगा और मेरे कंटेंटमेंट भी नहीं होगी। तो करना नहीं ऐसा नहीं है, बट उसके साथ जो कंटेंटमेंट है वो क्लैरिटी के साथ ही बनती है। तो कंटेंटमेंट जो बड़े सिस्टम्स के लिए और मेरे लिए भी, यदि मैं सोच लूं कि मैं एक परिचय शिविर कर लूं और मैं विद्वान हो जाऊं, तो नहीं होगा। वो परिचय शिविर करूं, ये इच्छा ठीक है, पर मैं एक करके विद्वान हो जाऊं, ये जो टाइम है इसका एस्टिमेशन है गलत हो गया। या मैं सोच लूं कि मैं 10 वर्ष से अध्ययन कर रहा हूं, मैं नागराज जी जैसे आज के दिन बन जाऊं, तो एस्टिमेशन गलत है। मेरा इच्छा ठीक है कि मैं इस वस्तु को समझना चाहता हूं, पर नागराज जी जो बने उसकी एस्टिमेशन भी तो चाहिए, मेरा एस्टिमेशन भी चाहिए, मेरा इधर से उधर का कितना टाइम लगेगा और मेरी हालत क्या है इसकी भी एस्टिमेशन चाहिए, तभी तो रियलिस्टिक एस्टिमेशन बन पाएगा, नहीं तो मैं कुंठित हो जाऊंगा। तो ज्ञान नहीं हो रहा है, इससे भी एक आदमी कुंठित हो सकता है। मैं परिवर्तित नहीं हो रहा, इससे भी कुंठित हो सकता है। जीवन विद्या शिविर बहुत जल्दी से नहीं रफ्तार हो रहा, ये भी कुंठित हो सकता है। या फलाना शिविर, कोई भी जो आदमी जिस चीज को मानता है ना, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, नहीं बन पाया 10 साल में, इससे भी कुंठित हो सकता है। ये सारा जो है टाइम एस्टिमेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके लिए इस पूरे क्रम को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग में जो चेंज है वो कैसे होती है, कहाँ होती है। वो समझे बगैर वो टाइम एस्टिमेशन इतने बड़े स्केल पे हो ही नहीं सकता, है ना? सो बोथ आर नीडेड। सही इच्छा भी चाहिए, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए रियलिस्टिक एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड व्हाट इज इन्वॉल्व्ड, वो भी चाहिए। इफ यू डोंट हैव बोथ एंड ओनली वन, फिर भी अनकंटेनमेंट होगा एंड इट विल अफेक्ट आवर एबिलिटी टू परफॉर्म एज वेल। ठीक है भैया? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वही है कि अ, एक फीडबैक जैसे आपने अभी ये ऐड किया कि एस्टिमेशन सही होना चाहिए, तो उसके लिए फीडबैक जैसे ज़रूरी है। उसमें जैसे ये चर्चा होती है, गोष्ठी होती है, उसमें जो भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, एक तो हम समझ रहे हैं और डिस्कशन होना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा डिटेल में जा सकते हैं कि क्या मेरा एस्टिमेशन या क्या मेरा समझ या क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही रास्ते पे है, वो फीडबैक मिलता है।
जी बिल्कुल, और वो चलता रहेगा। मेरा अपना अनुभव है पिछले 15 वर्षों में हम्म, कि पहले मुझे मेरा उद्देश्य, मेरा 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 ध्येय क्या था, मैं दर्शन की पुस्तकों को पढ़ लूं। फिर ध्येय क्या बना, इसको समझ लूं। हम्म, फिर ध्येय क्या बना, भाई इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ करो, तो मैं कुछ वेबसाइट्स बनाया, कुछ उस पर लग गया। फिर ध्येय हम्म, क्या बना, तो वो चेंज होते जाता है। सो विथ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस आगे की जो रास्ता है वो क्लियर भी होती है, नंबर एक, इंडिविजुअल के रूप में। और सिस्टम के रूप में यदि सोचेंगे, जैसे अधिक से अधिक लोग इस रास्ते पे चलते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये दर्शन बहुत ही फ्लेजलिंग स्टेज में एकदम बच्चा है। एज फार एज दर्शन गो, दर्शन की जो एवोल्यूशन है हजारों वर्षों की होती है ना। बाय द टाइम इट रीचेस सोसाइटी इट इज मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो हम बहुत ही बचपने के स्टेट में है, तो उसमें जैसे जैसे लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग गिरते भी हैं, कुछ कठिनाई भी आती है। उससे क्लैरिटी बनती है कि ठीक है, कहाँ तक हो पाया, कहाँ तक नहीं हो पाया। तो इंक्रीमेंटल लर्निंग है ये जो क्लैरिटी है। हम्म, हमारे लिए भी और सिस्टमिक लेवल पर भी। हम्म। तो सवाल यही आता है, और भी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया एरो का, कि एक आदमी चाहता है कि सारे लोग हवाई जहाज में उड़े। और जीवन विद्या के स्तर पे जैसे हम थोड़ा और डीप में जाओ, तो इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो आनंद देने का ये बहुत अच्छा मार्ग है। पर अगर मैं सोचता हूँ कि अरे हवाई जहाज में उड़ने से पोल्यूशन बढ़ेगा, तो और उसका एंड नहीं है, मतलब ये पोल्यूशन और बढ़ेगा जितने ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, वो एक चीज है। दूसरी, जैसे आज हम शिफ्ट हो रहे हैं, और एक एक ने वो बना दिया, गवर्नमेंट ने उसको अपना लिया, और आगे हम सब व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कर रहे हैं। लेकिन इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है क्या? और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को निर्माण करके वापस कोयला जलाना होगा। और जब तक अपना स्टेप नहीं एनर्जी के ऊपर, तब क्या करना है, या कौन सा रास्ता सही है? ये ठीक है कि एंड तक सोचे और बाद में इम्प्लीमेंट करे, या फिर इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद में फीडबैक आता रहेगा, लेकिन कार्यस्थल जैसे आपने बोला चलता रहना चाहिए। ये मुझे लगता है प्रत्येक इंडिविजुअल की चॉइस है ना। जैसे मैंने एक चॉइस बनाया अपने लिए कि इसको पूरा समझूं और उसके साथ यहाँ तक मैं पहुंचा कम से कम, क्योंकि मैं रास्ता वहीं तक का दे सकता हूँ या उसके एक स्टेप नीचे तक का दे सकता हूँ, है ना। तो वहां तक का रास्ता मैं दूसरों के लिए साथ में साथ उसके लिए मेहनत करते रहूं, ये मैंने अपनी एक चॉइस बनाई। तो आपको भी इंडिविजुअली ये चॉइस, क्योंकि मैंने आपने सोच लिया कि इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आवश्यकता है या नहीं है, और हमको लगता है कि नहीं, एक बॉम्बे में 50 ही चाहिए या 50,000 ही चाहिए। उससे लोगों की तो आवश्यकता और मानसिकता नहीं बदलेगी ना। उनकी जो जॉब की आवश्यकता, या घूमने की आवश्यकता, या गाड़ी रखने की आवश्यकता, तो फाइनली वही आता है कि इस पूरी की आवश्यकता कैसे बदलेगी जब सभी लोगों में उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण हो। और वो कैसे जाएगा, वो शिक्षा विधि से ही जाएगा, दूसरा कोई विधि नहीं है। ठीक। तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तब तक लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे, तब तक मंगोलिया में लिथियम का माइनिंग होगा, क्योंकि ये सब लिथियम आयन बैटरी से चलता है। नहीं, इलेक्ट्रिक मतलब क्या व्हीकल। है, मतलब थोड़ा मैं क्या बताना चाहता था कि अगर हम थोड़ा हमारे ही शास्त्रों को देखें ओपन करके, तो कौटिल्य जी अर्थशास्त्र ने जब लिखा था, चाणक्य जी ने, तो उसमें वही लिखा था कि मनुष्य की कार्यभूमि, कार्यस्थल या कार्यालय, उसके रहने के घर के एक कुछ कोश बताए थे, उतने दूरी पे ही होना चाहिए। जबकि आज हम देखेंगे तो आईटी को छोड़ के बाकी सारे लोग रहते कहीं कहीं और उनका काम भूमि कहीं और होता है, इसीलिए फिर व्हीकल्स की जरूरत होती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तय करने की है, तो ऑटोमेटिकली सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तय करेंगे क्योंकि फ्री है डेमोक्रेसी, मैं मेरे पास पैसे है तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक से डेवलप हो जाए तो बैलेंस अपने बन जाएगा, जैसे सिंगापुर वाला है कि अगर आप कार खरीदते हो और सिटी में जाते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है, कंडीशन टैक्स, which is actually a deterrent to that particular car owner, and in fact he is incentivized to travel by public transport। तो वैसे कुछ जैसे हमारे पुराने इसमें बहुत सारे सिस्टम्स बने हैं,
उनको देखना ज़रूरी है, फिर वार्तालाप करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अ, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा। और ये जो चित्र चार्ट है अपने सामने, उसमें से मैं जो समझ में आ रहा हूँ, वही है कि जीव, पदार्थ, प्राण अवस्था में जो मानव का जो एरोज़ दिख रहे हैं, वो सारे मानव सिर्फ़ ईर्ष्यात कर रहे हैं। जीव से भी ईर्ष्या ले रहा है, पदार्थ से भी ले रहा है, प्राण से भी ले रहा है, लेकिन उनको वापस जो देना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो डॉटेड लाइन से। तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो हाँ, हमने बिल्कुल। जो अभी एग्ज़ाम्पल्स लिए, जैसे पॉल्यूशन के लिए या फिर कोई सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए, या कौन-सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा है या बैलेंस कैसे है, ये सारे यही इसी से निगड़ित है, ये बैलेंस चार्ट से ही निगड़ित है। नहीं, ठीक है, वही उसका सॉल्यूशन और देखिए। अल्टीमेटली कि हम जिसको एक्चुअली जीडीपी बोलते हैं या डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, एक्चुअली इट इज ए रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन by which we are depleting the natural resources of the earth or the universe. So there should be a different ratio altogether which will give you a development ratio actually. तो हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह ऐसे कुछ था, वो मैंने सुना था। वो क्या है, वो थोड़ा बता सकते हैं तो ठीक है, या फिर आगे वो आने वाला है तो उस क्षण का वेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए, एनवायरनमेंट या फिर मानव अन्य जीवों के लिए, या मानव संबंधों के लिए, या उभय तृप्ति के लिए। नहीं, इसमें जो वो वाली बात तो मैंने पहले भी कह दी कि सारे लोग मिलकर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप और मैं ही जूम कॉल पे आज बैठ के सोच रहे कि धरती का क्या होगा। हजारों जूम कॉल हो रहे हैं, हजारों मीटिंग पहले भी होते थे, हजारों थिंक टैंक बने हैं, और ये सब अच्छा है, ये सब चलता रहेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि कंप्लीट पिक्चर क्या है, और फिर ये जो भी गतिविधियां हैं उस कंप्लीट पिक्चर में क्या पार्ट प्ले कर रही है। दे आर ऑल लुकिंग एट वन पार्ट, है ना। वो हमारे कंटेंटमेंट के लिए हम देखना चाहते हैं। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन सिस्टम्स में से हमको किस में क्या करना है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी फिर शिक्षा में ही जाए। आपको जिसमें भागीदारी होना है, आपको जिसमें कंट्रीब्यूट करना, आप कर सकते हैं, है ना। यदि आप कल प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए तो सबसे अच्छा है ना, तो आप फिर अच्छे पॉलिसीज बना सकते हैं। बट उसके लिए कोई नियम है समाज की। एक एक फेमस वो है, somebody asked लालू प्रसाद यादव क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो लालू प्रसाद आंसर वाज कौन नहीं बनना चाहेगा, है ना। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी आंसर वाज कोई अपने चॉइस से प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं, है ना। सो देयर इज अ system, and then there are some unknowns in which you come to a position of power. Even after you come to a position of power or influence, there are some systems and unknowns that decide how much you can do and how much you cannot do. आप जो चाहते नहीं कर सकते। टू स्टे इन पावर आपको कुछ करना पड़ता है, जो भी है। फाइनली ये समझ में आता है कि जहां पर भी जो भी लोग अच्छे काम के रूप से कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो किसी एक ब्रॉड दिशा के रूप में ले जा रहा है। हम उस ब्रॉड गोल, उस ओवरऑल गोल को समझना चाह रहे हैं, और ये जो भी चेंजेस होगी, ये क्या होने से संभव है उसको भी समझना चाह रहे हैं। फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी समझना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी बात करने से तो नहीं होगा। जैसे मैंने विश कर लिया कि सब लोग कार यूज नहीं करें, है ना, या सब लोग, जैसे आपने एक पुस्तक का नाम लिया कौटिल्य अर्थशास्त्र, मैं चाहूं कि सब लोग उस पुस्तक को पढ़ लें, मेरी चाहत तक तो ठीक है ना। क्या मैं दे भी पाऊंगा क्या? एक। दूसरा, मैंने दे ली, उससे वो आदमी पढ़ लेगा क्या? दूसरा, पढ़ के उसको पूरा मानेगा क्या, कि उसको भी डिस्प्यूट करेगा क्या? तीसरा, है ना। और मानने की जगह फिर क्या सारी इंडस्ट्रीज और हमारी जो सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी बदल जाएगी क्या, बिकॉज ऑफ वन बुक? क्योंकि वो अपना बुक पहले से रखा है ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रखा है, या एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस रखा है,
राइट? या मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी रखा है या कुरान रखा है. सो हाउ विल इट चेंज? सो द इश्यू इज हाउ डू पीपल थिंक, है ना? और ह्यूमन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ पीपल थिंक. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, I want to understand how I think, and I want to understand how people think and why they think that way. एक ही पुस्तक को 4 आदमी पढ़ के मतभेद क्यों करता है? उसी कौतल्य अर्थशास्त्र को लेकर यदि हम विद्वानों को डिस्कशन बुलाएंगे एक टेबल पे, उसमें एग्रीमेंट होगा कि डिसएग्रीमेंट होगा? डिसएग्रीमेंट होगा ना. इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना है, इसको लेकर फिर मतभेद हो जाए, फिर उसकी 2 पार्टी बनेगी. हाउ टू. हाँ, इसका इसका एकदम अच्छा उदाहरण यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, इंटरप्रिटेशन जो लॉयर्स करते हैं एक ही केस को लेके वरना ये जुडिशियल सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती अगर सारे लोग ठीक जुडिशियल से की समझ. जरूरत नहीं होती. हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, एक एक उसमें ओपिनियन किधर है? अभी तो भारत का तो ये स्थिति है, एक पुस्तक को लेकर 50 ओपिनियन है ना? उसी गीता में 50 चीज लिखा है. एक आदमी एक लाइन को पकड़ता है, दूसरा आदमी दूसरा लाइन को पकड़ता है. बहुत लोगों को मानना है कि राम राज्य होने से ठीक हो जाएगा, कोई मानता है शरिया लॉ होना. शरिया भी एक लॉ किधर है? उसमें 2 है, सुन्नी शिया, है ना? फिर उसमें हजारी भी है, 50 है. नॉट वन बुक इज इंटरप्रेटेड इन वन वे. So then the issue is why does that happen? Let us assume all these books are correct, which itself is a, है ना, doubtful thing. So the issue is ये जो large scale में जो issue problem solve नहीं होती है, the thing is we don't understand how people operate and how they think. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि I don't understand how I operate it. उसी पुस्तक को मैं और मेरी पत्नी पढ़ते हैं तो हम दोनों का अलग अलग उत्तर निकलता है. तो हम ये देखेंगे कि जो वैज्ञानिक नियम है, जो पदार्थ, प्राण और जीवों के कुछ फंडामेंटल या जो बिहेवियरल चीजों को लेकर है, इसमें मतभेद नहीं है. नोबडी फाइट्स ओवर द बिहेवियर ऑफ वाटर. एवरीबॉडी नोज वाटर बॉइल्स एट दिस डिग्रीज एंड फ्रीजेस एट दिस डिग्रीज. व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर आप पूछो, 10 क्वेश्चन आंसर निकलेगा. गॉड गेव यू वाटर बोलेगा, दूसरा बोलेगा वाटर गेव गॉड, तीसरा बोलेगा गॉड नहीं है, वाटर केम बिफोर गॉड. अब झमेला लो, पानी को सेव करना है कि नहीं करना है ना? सो whenever you talk about the purpose of things और उसकी जो फंडामेंटल उत्पत्ति कैसे हुई, यदि मैं ये पूछ लूं भाई यूकेलिप्टस का पेड़ कैसे काम करता है, आज के दिन साइंटिफिक लिटरेचर है, यूकेलिप्टस के पेड़ को किसने बनाया, अब झंझट शुरू, है ना? फिर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, फिर झंझट शुरू. कितना लगाना है, कौन लगाएगा, पहले तू लगाएगा कि पहले मैं लगाऊंगा, फिर झंझट. तो जैसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी को आप बीच में लाएंगे प्रॉब्लम है. सो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट आउट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना? तो हम अपने साइकोलॉजी को समझेंगे तो इससे हमको लोग कैसे सोचते हैं ये भी समझ में आता है. तो इससे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकती है नहीं हो सकती है भी समझ में आता है. अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट. तब तक इफ यू आस्क मी व्हाट टू डू, तब तक लोग जो कर रहे करते रहेंगे. जो भी अच्छा कर रहा अच्छा करेगा, जो भी बुरा कर रहा बुरा करेगा, और अच्छा जो है बुरा को रोकने के लिए कुछ करेगा. कुछ लोग पेड़ काटेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, कुछ लोग पेड़ बचाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे और पुलिस उनको लेके जेल में डालती रहेगी. ये हो ही रहा है आज के दिन, होता ही रहेगा. तो इसका मेन इश्यू, ये जो निष्कर्ष है जो यहाँ ब्लू में दिखा है, मानव पर काम करना मतलब अपने आप पर काम करना. यदि मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ समझ में आता है मुझे, तो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी मुझे समझ में आएगा, है ना? क्यों मैं ही इसको लेकर परेशान हूँ, दूसरे लोग परेशान क्यों नहीं? देखिए फोक्सवैगन का वो आया था डीजल गेट, है ना? तो डीजल का कार बेचते थे और उसमें एमिशन नॉर्म को करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर डाल दी. 2 वर्ष पहले हुआ था स्कैंडल. फिर कई बिलियन डॉलर उसने वो भरे, जबकि पैसे की कमी नहीं है फोक्सवैगन के पास. और आज के दिन एनवायरनमेंट में सबसे आगे जर्मनी को मानते हैं, सबसे स्ट्रिक्ट लॉज वहीं पर मानते हैं. वहां भी हुआ. तो सारे लॉ, सारा पैसा वैसा होने के बाद भी एक आदमी डीजल एमिशन के चीटिंग सॉफ्टवेयर क्यों क्यों डालता है, ये सोचने का मुद्दा है. तो हम इसमें जब आगे जाएंगे हम देखेंगे कि मनुष्य में लाभ की प्रवृत्ति, है ना, अधिक लेने का एक जगह है उसके संचेतना में, उसके चैतन्य इकाई में, उसके कॉन्शियसनेस में.
जो ओवरड्राइव में जाने से उसको केवल लाभ ही दिखेगा और दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा जो लाभ केंद्रित आदमी है, उसके सामने आप कोई भी अर्थशास्त्र लगा दो, वो उसको भी बेचेगा और पैसा कमाएगा, है ना। तो हमने यदि उसके सामने अच्छी पुस्तक भी डाल दी, जिस आदमी में लाभ की प्रवृत्ति अधिक है, तो वो उस पुस्तक को समझ के अच्छा नहीं सोचेगा, उस पुस्तक को बेच के पैसा कैसा कमाना है वही सोचेगा। तो फिर उसका उत्तर क्या है? वो आदमी जैसा सोचता है वो परिवर्तन होना पड़ेगा। वो कैसा होगा ये पूरा समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो अभी जैसा चल रहा है चलता रहेगा। कुछ उसको रोकने के लिए हम सिस्टम्स बना के रखेंगे, और जब भी फेल करेगा उनको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, कुछ करेंगे, दंड देंगे। उस दंड के भय से कुछ लोग नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ जरूर। पानी का जो आपने एग्जांपल दिया था, मुझे सोम भैया का डेफिनेशन पानी के बारे में याद आया। अभी मैं पूरी तरीके से उसको वैसे के वैसे दोहरा नहीं पाता हूँ, लेकिन उन्होंने वही बताया था जो आपने एग्जांपल दिया था कि कोई साइंटिस्ट H2O बोलता है, कोई उसको दूसरा बोलता है कलर के हिसाब से, लेकिन पानी वो ऐसे एक जल या ये है जिसका कोई कलर नहीं है और जिसका किसी से भी मिक्स हो जा सकता है और मैल वगैरह लेके अपने आप खुद बिना चेंज होके साफ कर देता है। ऐसे उन्होंने एक मस्त अलग एग्जांपल, अलग डेफिनेशन बताई थी। तो उसमें नीचे देखिए क्या लिखा है कि जब हम लोहे को समझते हैं, नियमों को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर क्या है, मानव के ऑपरेशन का एक नियम है। देयर इज अ लॉ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ ह्यूमंस, है ना। परिवार का ऑपरेशन का एक नियम है, समाज के ऑपरेशन का एक नियम है, उसके नॉन ऑपरेशन का भी एक नियम है। किसी नियम से ही झगड़ा भी होता है, किसी नियम से ही झगड़ा सुलझ भी रहा है, या किसी नियम के ना समझे का भी कोई नियम है। करप्शन भी किसी नियम से ही होता है भारत में ना, सिस्टमिक करप्शन का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। मानवकृत व्यवस्था में भी कोई नियम है। तो हम देखते हैं कि लोहे का एक नियम हमने समझ लिया तो हमने ब्रिजेस बना ली, है ना। लोहे के साथ कैसे जीना है इसका भी एक नियम होगा, उसको भी समझना पड़ेगा। केवल वो लोहे के नियम को समझना सफिशिएंट नहीं है, वो एक अच्छी चीज है ना, वन शुड नॉट निगेट दैट। वैसे ही पेड़ पौधे कैसे ऑपरेट करते हैं इसको हमने समझ तो लिया, परंतु उनके साथ जीना कैसा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक। तो हम देखते हैं कि जहां पर भी हमको नियम की समझ है वहां पर हमको समस्या नहीं, है ना। जैसे आज के दिन हम भाई बारिश से बच लेते हैं, अर्थक्वेक से बच लेते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना ली हमने, क्योंकि बिल्डिंग की क्या स्ट्रक्चर होगी जिससे वो अर्थक्वेक को संभाल लेगा, इसको हमने प्राप्त कर लिया। कौन से सेस्मिक जोन है उसको हमने देख लिया, तो वहां पर हम नहीं रहते। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ गई, टाइफून्स की, टॉर्नेडोज की, तो उसके नियमों को समझने का प्रयत्न करते हैं, है ना। भालू के नियम को समझ ले, इसीलिए भालू को घर में नहीं रखते। वेरी फ्यू पीपल कीप अ बेयर एज अ पेट, राइट, मे बी नोबडी। तो जहां पर भी हमको नियम समझ में आता है, हम वहां पर उसके साथ हमको समस्या दिखती नहीं। जहां हमको नियम समझ में नहीं आता है हमको समस्या दिखती। ये एक इन्फ्रेंस हम ले सकते हैं इससे। तो पहले के चर्चा से हम यहाँ पहुंचे कि जो भी इश्यूज है उसके लिए हमको मानव को समझना पड़ेगा। मतलब मुझे अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसा और एक इंडिविजुअल और कुछ सोच के एक या दो प्रकार के या अनेक प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल है ना, सिंपल मॉडल ऑफ हाउ ह्यूमंस ऑपरेट। और इसके मूल में क्या क्रियाएं हैं इसको समझने के लिए हम आगे जाके देखेंगे और विस्तार से परिचय शिविर में जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाय द एंड ऑफ 2 years वी विल हैव एक्सप्लोर्ड दिस इन क्वाइट अ बिट ऑफ डिटेल। तो एक तो हमने पहला कंक्लूजन था समस्या है ना, अतृप्ति है, कुछ तृप्तियां हैं कुछ अतृप्तियां हैं। दूसरा, अतृप्ति का कारण मानव है, ये प्रकृति में नहीं है और सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में जो आदमी बैठा है उसमें प्रॉब्लम है, या जो आदमी सिस्टम बना रहा है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि सिस्टम ही गलत बन रही है ना।
या मेरे से गलती हो जा रही है, तो ये समस्या क्यों है, मानव में कहाँ है, इसको भी लोकेट करना पड़ेगा। तो यदि इसको हम देखेंगे तो पहला बॉक्स है चाहना। हमारा कोई डिजायर होता है, गोल होता है, आपका कोई डिजायर है ना, प्रकृति को बचाओ। किसी का डिजायर है प्रकृति को, है ना, चटनी बना के पी लो। आप दोनों के डिजायर भिन्न है, ठीक। तीसरा है उसका डिजायर है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है प्रकृति में क्या होता है, उसकी रोजमर्रा की जीवन चल रही है। ये 3 प्रकार के लोग। इस डिजायर को पूरा करने के लिए, इस चाहना या लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसा करना है, हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं, उसकी एक दिशा तय करते हैं। फिर प्रकृति को बचाना है तो ऐसा बचाएंगे, नहीं बचाना है ऐसा बचाएंगे, कोई मतलब नहीं तो मैं और ही कुछ करूँ। फिर हम उसको पूरा करते हैं। वो जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम पूरा करते हैं। वो करना हो गया, व्यवहार हो गया, उसका एक फल परिणाम। वो या तो तृप्ति हो सकती है या अतृप्ति हो सकती है। तो मेरा जो इनिशियल गोल है वो यदि मीट होता है तो तृप्ति होता है। जैसे मुझे चाहना बन गया, मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है या आईआईएम से एमबीए करना है। कैसे करना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, इसको समझो वो समझो, कंपटीशन करो, कोचिंग करना है करो, कोटा जाना है जाओ, है ना, ये सारा प्रोग्राम बन गया, उसको मैं करता हूँ। फिर मेरी कोई योग्यता, कुछ लक, कुछ मेरा एफर्ट, कुछ मेरा इंटेलिजेंस जो भी है, उसके बेसिस पे कोई फल परिणाम बनता है। ये शॉर्ट टर्म के जो तृप्ति अतृप्ति है उसको यदि देखेंगे तो कई बार ये होता है कि हमारा लक्ष्य ठीक था, हमारा कार्यक्रम ठीक था, हम करने की जगह चूक गए, है ना, हमने परफॉर्म नहीं किया उस दिन या उस समय। जैसे मेरा लक्ष्य मैं पत्नी के साथ ठीक से जीऊं, कार्यक्रम बनाता हूँ, जब भी बोलेगी कुछ मैं सुनूंगा, है ना, ये मेरा प्रोग्राम है। करने की जगह जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि 2 मिनट सुना, उसके बाद मैं खुद बोलने लग गया, तो ये फेल हो गया। तो मेरी अतृप्ति की कारण जो है करने की जगह पर आई। इच्छा मेरी ठीक है ना, प्रोग्राम ठीक है, सुनना है, सुन नहीं पाता हूँ, सुनने जाता हूँ तो तकलीफ आती है, सुनने की जगह सुना देता हूँ। या आईआईटी में करते समय एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं किया, या कोचिंग में ठीक से नहीं पढ़ा, या भूल गया, तो ये क्या हो गया कि करने में प्रॉब्लम आ गई, है ना, इम्प्लीमेंटेशन में, एक्शन में। कई बार प्रॉब्लम प्रोग्राम में भी होता है कि प्रोग्राम इटसेल्फ इज रॉन्ग। चाहना ठीक है, चाहना यह है कि सभी लोग सुखी रहें, प्रोग्राम क्या है, सबको फोकट में दाना बांटो। उसको अच्छे से किया भी गवर्नमेंट ने, क्या फल परिणाम ये हुआ कि सबको दाना मिले? नहीं, लोग झगड़ने लग गए। फिर फल परिणाम क्या हुआ, लोग आलसी हो गए। अब सरकार से दाना मिलता है तो एक आदमी काम क्यों करेगा, है ना। तो एक परिणाम अच्छा हुआ, सबको दाना मिला। दूसरा परिणाम उसका ये हुआ कि सबको आलसी बना रहे। तो जिस स्केल पे हम चीजों को देख रहे हैं, खुद की जगह पर, समाज की जगह पर, हम देखते हैं कि हमारा फल परिणाम अतृप्ति की जगह अधिक है, तृप्ति की जगह कम है। परिवार में, समाज में कई बार हम एमलेस भी होते हैं, हमको हमारा लंबा डिजायर क्या है पता भी नहीं है। यदि हम एक आदमी को पूछे तुम पूरी जिंदगी में करना क्या चाहते हो, उसके पास उत्तर ही नहीं है। वो बोलता है अरे ये सब क्यों सोचते हो, सबका कोई उत्तर नहीं है, ये सब होने से तुम निष्क्रिय बन जाओगे ना, यू विल बिकम माने एक्शनलेस। इससे अच्छा तुम ये काम करो, तुम करते रहो, है ना, तुम कोई प्रोग्राम करते रहना। सो यू लुक एट पीपल अराउंड, यू लुक एट द वर्ल्ड, इट्स ऑल बिजी इन 3 एक्शन। प्लानिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारा शादी हो जाता है, यदि हम ये पूछे कि भैया शादी क्यों किया तुमने, कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। हम शादी करते हैं कि हमारे साथ शादी हो जाती है, अभी विवाह हो जाता है, सब लोग विवाह कर रहे थे, घर वाले भी बोले, मेरे मन में भी आ गया, मैंने कर लिया। अब नंबर 3 को मैं पूरा करते जा रहा हूँ, एक्शन करते जा रहा हूँ। विवाह का प्रोग्राम क्या है, क्या मुझे पता है? विवाह का मतलब क्या है, विवाह में जीने का तात्पर्य क्या है, या विवाह की इच्छा मुझ में बनी क्यों? क्या मुझे एक सुंदर पति पत्नी चाहिए था लोगों को दिखाने के लिए, या माँ को खुश करने के लिए, या मेरी कोई शारीरिक आवश्यकता हो गई उसको पूरा करने के लिए मैंने विवाह किया, या मुझे पता ही नहीं? तो ये दिखता है कि समस्या जो भी हमारी होती है, when the outcome is not तृप्ति, can be in karma and action, can be in program or in design। हम यहाँ जो चर्चा करना चाह रहे हैं, हम वन पर काम करना चाह रहे हैं कि हमारी बेसिक एम क्या है एज ह्यूमंस, है ना। प्रकृति का ही एम क्या है, ये प्रकृति बनी ही क्यों है, ये पेड़ पौधे क्यों ऊपर जा रहे हैं, है ना। ये मतलब ये जो पोमोग्रेनेट का जो पेड़ है, जिसको वो बोलते हैं अनार बोलते हैं ना, दालिम, ये उगता क्यों है, किसके लिए उग रहा है? इसको मैं बेचता हूं तो किसको बेचता हूँ, क्यों बेचता हूँ, कैसे बेचना है,
मेरा बेसिक डिजायर क्या है ना, और उसके जो एसोसिएटेड डिजायर्स क्या है, इसको हम देखना चाहते हैं। क्योंकि यदि मेरा ये डिजायर ही अनक्लियर है या इनकरेक्ट है, तो मैं कितना भी अच्छा प्रोग्राम बना लूं 2 में, कितना भी मेहनत कर लूं 3 में, इट इज ऑब्वियस कि मेरा जो फल परिणाम है ये तृप्तिदायक नहीं होगा। यदि मेरी डिजायर ही क्लियर नहीं है, तो मेरा इवैल्यूएशन भी एफर्ट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट आई सेट आउट टू अचीव। तो ऑन माय डेथ बेड इफ आई थिंक बैक ऑन लाइफ कि मैंने किया क्या और व्हाट हैव आई गेन्ड, सो देन आई मे नॉट हैव अ क्लियर आंसर, राइट, कि ये किया क्या, व्हाट डिड आई डू ऑल दिस फॉर। ये बीच में तो सब हो गया, घर बार बना लिया, बच्चे बना लिए ना, सबको पढ़ा लिया बढ़ा लिया, बट फाइनली व्हाट वाज द एंटायर थिंग फॉर, इसका उत्तर मिलता नहीं। मिड लाइफ में भी नहीं मिलता है, इसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलता है। मेरी मिड लाइफ है ना, एग्जैक्टली 44 खत्म होकर 45 शुरू हुआ, बोलते इसी में मिड लाइफ क्राइसिस शुरू होता है। इनफैक्ट वेस्टर्न सोसाइटी में तो बोलते हैं एक मैरिटल इच होता है, विवाह के 7 साल बाद खुजली होती है, विवाह के बाहर जाने को, बोर हो जाता है उस आदमी से, क्योंकि जिन चीजों के लिए विवाह किया था वो सब आजमा के देख लिया, घूम लिया, बच्चा पैदा कर लिया, सब कर लिया, शारीरिक सुख ले लिया, सब हो गया, बोर हो गया उस आदमी से, बदलो उसको। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा डिजायर सही है कि नहीं है, क्योंकि यदि ये डिजायर मिसप्लेस्ड है, हम कितना भी अच्छा कार्यक्रम बना लें, कितना भी प्रोग्राम बना लें, आउटकम इज ईदर नॉट इवैल्यूएबल, क्योंकि हमको पैरामीटर ही नहीं पता है, या एकदम वेग है ना। पूरी दुनिया को आप देखेंगे तो प्रोग्राम बना रहा है, एक्शन कर रहा है, प्रोग्राम बना रहा है, एक्शन कर रहा है। बेसिक लक्ष्य क्या है, इस पर लोग क्लियर नहीं है। वो लक्ष्य के लिए किसी धर्म ग्रंथ को पकड़ लेता है, क्योंकि विज्ञान यहाँ पर बात नहीं करता है आपका लक्ष्य क्या है। विज्ञान का पहुंच नहीं है, साइंटिफिक मेथड पे यहाँ पहुंच नहीं है। कैसे करना है इस पर विज्ञान का पकड़ है, साइंटिफिक मेथड, ऐसा करो वैसा करो। एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री या जॉब्स करने वाले भाग पर मेहनत करते हैं, इतने टाइम पर आओ, इतने टाइम पर जाओ, इतने टाइम पे स्कूल आओ, इतने टाइम पे स्कूल जाओ। शिक्षा का बेसिक लक्ष्य क्या है, इस पर कितने लोग बात करते हैं। उसके लिए कुछ असम्पशंस होती है ना, जीने का क्या लक्ष्य है, परिवार का क्या लक्ष्य है, मैं पिता बन गया इसका लक्ष्य क्या है, मेरा बच्चा उसका लक्ष्य क्या है ना, धरती का क्या लक्ष्य है। इन जगहों पर हम बात करना चाहते हैं, तो इसको हम मैंने अनकवर करने का प्रयत्न करेंगे कि ये दर्शन इस लक्ष्य के बारे में क्या कह रहा है। तो बेसिक ये चीज है कि हम क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है अभी, हमारी गोल ही स्पष्ट नहीं है। छोटे गोल स्पष्ट है, इंटरमीडिएट गोल स्पष्ट है, लंबे गोल हमारे अभी तक स्पष्ट नहीं है ना। और ये भौतिक आवश्यकताओं को देखें तो मोर और लेस ह्यूमंस ने या मनुष्य ने भौतिक आवश्यकताओं को अपना लक्ष्य मान लिया है। मतलब हमारी जो शिक्षा है वो इसके लिए है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, सारी विज्ञान उसके लिए है, या टेक्नोलॉजी कम से कम इसके लिए है कि हमारा भौतिक सुख मिले, कंफर्ट बढ़े। और अच्छी चीज है, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, है ना, नहीं तो वो हिपोक्रेसी हो जाएगा, ऊपर पंखा चल रहा है और मैं पंखे को गाली दूं, वो ठीक नहीं। गाली दूं मतलब उसको मना करूं, वो ठीक नहीं। बट इज इट सफिशिएंट, है ना। एंड द आंसर इज नो, बिकॉज पंखा लगा दिया, बैठकर क्या करना है ये डिसाइड तो करना पड़ेगा। पंखा लगा दिया, सामने वाला आदमी जो है उसके साथ व्यवहार क्या करना है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो एनिमल्स को यदि देखेंगे तो भौतिक आवश्यकताओं को भोगने से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, भौतिक चीजों को। पशु खा के तृप्त हो जाता है ना। चींटी जो है आपके यहाँ से थोड़ा थोड़ा चावल का दाना लेके पूरा हो जाता है उसको, उसमें तृप्ति होती भी है कि नहीं क्वेश्चन है, परंतु उससे अधिक वो चावल को समझने नहीं जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे तो हम चावल खाना भी चाहते हैं, चावल को छीनना भी चाहते हैं, चावल को दान भी देना चाहते हैं, चावल को समझना भी चाहते हैं, चावल क्यों पैदा हुआ ये भी सोचते हैं, अच्छा चावल और कैसा हो ये भी सोचते हैं। तो हमारी शिक्षा को अभी देखें और हमारे जो अडल्ट लाइफ है इसको यदि अभी देखें, इन दोनों को यदि हम देखें, दे आर सेंटर्ड अराउंड दिस मटेरियल डायमेंशन, इस भौतिक डायमेंशन के अंदर। तो हमारी शिक्षा अधिकांश जो है ये भौतिकता का अध्ययन कराता है। मैथमेटिक्स यदि देखें, गणित, इट टीचेस यू टू काउंट द मटेरियल वर्ल्ड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ले लीजिए, है ना, मेडिकल साइंस ले लीजिए, ये सारा भौतिक जगत से संबंधित।
कुछ कोर्सेज हैं जो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, बट उसको भी पढ़ के फाइनली आदमी पैसा ही कमाना चाहता है ना, भौतिक जगत या भौतिक कोई वस्तु को ही प्राप्त करना चाहता है। और अडल्ट लाइफ का जो पूरा दिन है हमारा 7 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, बॉम्बे में और घंटे लगते होंगे, लोकल चढ़ो उतरो जो भी करते हैं हम, वो इन भौतिक सुविधाओं या अपने बच्चे अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए है। परंतु मनुष्य का जो जीवन है इतने में कंटेन नहीं है, इतने में गिरफ्त नहीं है ना। और ये एक सामान्य परीक्षण से हमको पता चलता है, बहुत सिंपल सी चीज लगती है बट इट टेक्स टाइम टू सिंक इन, क्योंकि इससे हमारा कोई कार्यक्रम बदलता नहीं। इफ यू आस्क पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, बोलेंगे ये सब तो पता है मुझे, बट यदि पता है तो फिर क्या तुम्हारा ओवरऑल लक्ष्य डिजायर बदला? नहीं, प्रोग्राम तो वही है अभी भी ना। एक एजुकेशन का प्रोग्राम वही है कि सबको खाने को मिल जाए, जॉब मिल जाए, सब बिजनेस में आ जाए। फाइनली डिग्री को क्या करेगा आदमी? डिग्री को बेचता है ना। बेचने का मतलब डिग्री को ट्रेड इन करता है पैसे के लिए, या क्वालिफाई करता है किसी जॉब के लिए या किसी व्यवसाय के लिए। या डिग्री नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, तो ही ट्रेड्स इन हिज डिग्री फाइनली। ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग, पूरी कैलकुलेशन में मेरी सारा ट्रेड हो जाता है फाइनली, और फिर उसको हम करते रहते, थ्री को करते रहते। तो एजुकेशन भी इस अज्यूम लक्ष्य को पूरा कर रहा है, लगा हुआ है ना। एंड अडल्ट ह्यूमंस भी इसी पे लगे हुए। तो हम ये देख सकते हैं कि इसको यदि हम देखें तो एक अभ्यास हम कर सकते हैं कि भाई भौतिक वस्तु के अलावा हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू नीड अदर देन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स मान लो मिल रहा है, और मटेरियल थिंग्स की भी हम एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या चाहिए। एंड दिस इज एन एक्सरसाइज जो हम सभी लोग कर भी सकते हैं। तो लोगों से यही सब उत्तर मिलता है ना। एंड ऑफ कोर्स इस चर्चा को थोड़ा लंबा करना है तो वी कैन टेक लाइव क्वेरीज फ्रॉम पीपल, बट मैं ये मान रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको सुने ही हैं, एक दो लोगों को छोड़ के सभी ने परिचय शिविर कई बार कर चुके हैं। तो सुख शांति इस टाइप की एक्सपीरियंसेस आती हैं, संबंध में जीना, बच्चे को बड़ा होता हुआ देखना, मेरी बेटी का शादी हो जाए है ना, मेरा बाप के साथ झगड़ा खत्म हो जाए, या मेरा भाई घर का जो पार्ट है मुझे दे दे, वो भौतिक वाली इसमें आ जाएगा। सम्मान, रिस्पेक्ट है ना, प्रेम, स्वयं को जानना, मैं क्यों पैदा हो गया इसको जानना, ऐसे 10 12 15 चीजें बनेगी एंड दे आर नॉट वेरी लॉन्ग। तो भौतिक चीजों के अलावा यदि हम लिस्ट बनाएंगे तो वो लंबा नहीं होता, और हम ये भी देखते हैं कि ये अनेक लोगों के लिए लगभग एक ही जैसा होता है। जैसे हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, हर मनुष्य संबंध में अच्छा ही चाहता है, हर मनुष्य सम्मान देना भी चाहता है, सम्मान करना भी चाहता है ना। ये एक लंबी लिस्ट है। अभी तक जो बात हुई, कोई कुछ रखना चाहता है या इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमको दिखता है कि ये सारी चीजें हैं, और इसको पूरा करने के लिए हमारे शिक्षा के पास कोई कार्यक्रम नहीं है ना। हम मान लेते हैं कि ऐसा पढ़ने से करने से हम सुखी हो जाएंगे, हमको सम्मान मिलेगा, हम सम्मान दे पाएंगे, हम सम्मान समझ लेंगे, हमको समाज समझ में आ जाएगा है ना, मैं इमोशनली बैलेंस हो जाऊंगा। पर ये होता नहीं। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, और हमारा जो भी एम है जिसमें भौतिकता बैठा हुआ है अभी, और हमारी शिक्षा में भी भौतिकता आउटपुट के रूप में बैठा हुआ है, जॉब है पैसे के रूप में, हमारे कल्चर में भी बैठा हुआ है। हु इज सेलिब्रेटेड है ना, बिल गेट्स इज सेलिब्रेटेड है ना। ये सब अभी बदल गया। पहले बोलते हैं कि संत महात्माओं की कथाएं सेलिब्रेट होती थी, अभी जो पैसा वाला है वो सेलिब्रेट होता है। जो संत महात्मा ज्यादा पैसा बना लेता है वही सेलिब्रेट होता है अभी। वो ज्यादा फेमस हो जा रहा है, उसकी वेबसाइट बड़ी है, उसके सेंटर ज्यादा हो जाते हैं है ना। तो ये जो बेसिक डिजायर है, इंडिविजुअल, सोसाइटियल, एजुकेशनल, कल्चरल गोल जो है, ये भौतिक सुविधा हो गई। साइंटिफिक भी जो एम है वो मटेरियल वर्ल्ड को समझना हो गया है, विच इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। और उसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम है,
डिटेल प्रोग्रामिंग होता है, बहुत सारा हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो हम चीजें चाहते हैं, इसके लिए कोई स्पष्ट प्रोग्राम नहीं। पीपल आर लेफ्ट आउट टू देयर ओन डिवाइसेस, है ना। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, कोई पुस्तक पढ़ो, सेल्फ हेल्प पुस्तक पढ़ो, कुछ कुछ करते हैं, बट देयर इज नो सिस्टमैटिक प्रोग्राम। या धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उसका फिर अलग अलग रंग भी मिलता है। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि भौतिक चीजों के अलावा हम जो चाहते हैं, एक है व्यवहार, है ना। हमारा जीने का एक आयाम है भौतिक वस्तु, ठीक, एक मटेरियल डायमेंशन है। तो ये मेरा सुख का एक स्रोत है। एंड वी हैव अबाउट 10 मिनट्स लेफ्ट, तो इसका एक बहुत छोटा एक व्यू करके मैं आज रोक लूंगा, देन वील कंटिन्यू ऑन सैटरडे। आज कल हम नहीं कर पाए तो आज मंडे हमको करना पड़ा। तो भौतिक आवश्यकता तो चीजों की तो आवश्यकता है, और ये मेरे सुख का एक स्रोत है, मेरे समझने का भी एक स्रोत है। तो मैं भौतिक चीजों को समझता हूँ, उसको प्राप्त करता हूँ, उसको उपयोग करता हूँ, उससे मुझे सुख मिलता है। जैसे भी 7:30 बजे मैं जाके खाना खाऊंगा, वो भौतिक चीज है। वो जिस गैस से गर्म होगा वो एक भौतिक चीज है ना। मैं कोई दवाई खाऊंगा, वो एक भौतिक चीज, इससे कुछ सुख मिलता है। परंतु उसके साथ मैं जिन लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ, दे टू मैटर, और उनके साथ भी कुछ सुख है, और वो भी मेरे सुख दुख का एक आयाम। तो यदि मेरे पास भोजन अच्छा है, पर जिसके साथ मैं भोजन कर रहा हूँ वो मुझे समझ में नहीं आया, या उसने कुछ उटपटांग कर दी काम, तो ये मुझे असंतुलित करता है, और उस समय मेरे से भोजन का टेस्ट चले जाता है ना। ये बहुत सामान्य सी चीज है और होते रहता है। या मैंने किसी को कुछ गिफ्ट दिया और उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मैंने अच्छे से खाना बनाया और लोगों ने बोला तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बना, या बोलना ही भूल गए कि अच्छा कैसे बना, तो उसको पूछते रहना पड़ता है कि मैंने कैसे बनाया, कैसे बनाया। तो उस व्यवहार में सुख नहीं मिलता है ना। तो हम देखते हैं कि ये हमारे सुखी होने का एक बड़ा, एक नया मतलब एक पूरा एक आयाम है, जिसको कई बार हम अनदेखी करते हैं, या अधिकांश देखते नहीं या ध्यान नहीं देते हैं, जो व्यवहार वाला पक्ष है, जिसको हम मानव संबंध बोलेंगे, है ना। ये परिवार में भी होता है, और ये समाज के साथ भी ये संबंध होता है। समाज में जो दुर्घटना होती है उसको देखकर हम परेशान होते हैं। हमारे पास खाने को ठीक है, हमारी पत्नी ठीक है, बट किसी ने किसी पत्नी को मारा, उससे हम दुखी हो जाते हैं। या कोई किसी कंट्री को इन्वेट कर दिया, उससे मैं दुखी हो जाता है। इसका मतलब जो समाज में हो रहा है वो मुझे इम्पैक्ट करता है। आई कांट हाइड फ्रॉम इट। जो लोगों के साथ में जीता हूँ वो मुझे इम्पैक्ट करता है। आई कांट हाइड फ्रॉम इट। भूख भी मुझे इम्पैक्ट करती है, बैंक का बैलेंस घट गया वो भी मुझे इम्पैक्ट करता है ना। हवा में प्रदूषण होता है वो भी मुझे इम्पैक्ट करता है। तो ये मेरे सुख दुख के दो जगह मुझे मिलते हैं। एक तीसरा मेरा सुख दुख का जगह मिलता है जो मेरे अंदर ही अंदर चलता है। मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे से ठीक से बोलना बनता नहीं, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, है ना। या मुझे जैसा होना था वैसा मैं हो नहीं पाया। तो हमारी अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है, जो हमारी अंदर ही अंदर रह जाती है, ये हमारी इंटरनल लाइफ। तो हमारी एक्सटर्नल लाइफ दो जगह दिखती है, एक मटेरियल डायमेंशन में भौतिक वस्तु के साथ, और एक व्यवहारिक डायमेंशन में मनुष्य के साथ, और हमारी एक इंटरनल लाइफ। तो ये हमारे सुखी और दुखी होने के तीन स्तर बने, है ना। एक भौतिक सुखी दुखी होना, एक व्यवहार या संबंध में सुखी दुखी होना, एक अंदर ही अंदर सुखी दुखी होना। और हम ये भी देख सकते हैं कि मैं ये भौतिक वस्तु को जैसा समझता हूँ वैसे ही उसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो यदि मैंने मान लिया कि पानी वेस्ट करने के लिए, तो मैं पानी को वेस्ट करूंगा। यदि मैंने मान लिया कि पानी सेव करने के लिए, तो पानी को सेव करूंगा। यदि मैंने मान लिया कि पैसा इकट्ठा करना है तो इकट्ठा करूंगा। यदि मैंने मान लिया कि बांटना है तो बांटूंगा। या जिस आदमी ने मान लिया बांटना वो बांटेगा, जिस आदमी ने मान लिया कम है वो इकट्ठा करेगा, ठीक। और विज्ञान के द्वारा हम जो भी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं वो हम भौतिक वस्तु के पूर्ति के लिए ही करते हैं, भौतिक वस्तु के समझ के लिए। तो हम मेटल्स पढ़ते हैं, है ना, अमीबा पढ़ते हैं, फ्रॉग्स को पढ़ते हैं, सबको पढ़ते हैं, ठीक, और उसके अनुसार उसका उपयोग करते हैं। वैसे ही लोगों के बारे में हम कुछ समझते हैं, कई बार नहीं भी समझते हैं। अधिकांश रूप में लोग समझ ही नहीं आते। आदमी कैसा है क्यों हमको समझ ही नहीं आता है।
तो हमारी एक अपेक्षा बनी रहती है अंदर कि इसको ऐसा होना चाहिए, इच्छा। जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था, ये ऐसा आदमी क्यों नहीं है, ये झूठ क्यों बोलता है, या मैंने उसको 4 बार बोल दिया इस डब्बे का ढक्कन यहाँ रखो और रख क्यों नहीं रहा है ना। या बच्चे को 10 बार बोल चुका हूँ कि टाइम से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, वो रेडी क्यों नहीं होता है। और समाज से भी मेरी यही अपेक्षा रहती है, लोग इंडिया में लाइन में खड़े क्यों नहीं होते, ट्रैफिक का सिग्नल क्यों तोड़ते हैं, फलाने धर्म के लोग अपने धर्म के अंदर सुरक्षित क्यों नहीं रहते, क्यों अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं, क्यों दंगा फसाद करते हैं। तो ये पूरा बॉक्स हमको समझ में नहीं आता, और जितना समझ में आता है या हमारी जो मान्यता है उसके अनुसार हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। और मैं अपने बारे में भी कुछ मानता हूँ, उसके अनुसार मैं जीता हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी को मानता हूँ तो उसके अनुसार मैं रहूंगा। मैं इस घर का मालिक को मानता हूँ तो उसके अनुसार रहूंगा। पत्नी को मेरे अनुसार चलना चाहिए मैं मानता हूँ तो उसके अनुसार उसको चलाऊंगा या चलाने का प्रयत्न करूंगा। तो ये दिखता है कि हमारे सुख दुख के भी ये 3 स्तर हैं, भौतिक, व्यवहारिक और बौद्धिक। और इन तीनों जगहों के बारे में हम कुछ मान्यता भी रखते हैं जो हमारे बौद्धिक पक्ष में ही होता है ना। सो दीज आर द 3 डायमेंशंस which impact me, which impact my state of mind या हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस। और इन तीनों के बारे में मेरे अंदर कुछ मान्यता है या कुछ समझ है या कुछ इग्नोरेंस। और एक डॉटेड लाइन दिया है आध्यात्मिक। कुछ हमारी आध्यात्मिक भी अतृप्तियां हो सकती है, जैसे मैं पैदा क्यों हुआ, है ना, अंतिम सत्य का स्वरूप कैसा है, मुझे अंतिम सत्य का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, उसको क्यों हो गया, उसको क्यों हो गया तो व्यवहार आ गया, है ना। तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, आध्यात्मिकता का बौद्धिकता के साथ संबंध क्या है, उसका भौतिकता के साथ संबंध। आध्यात्मिकता को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी और वो आपस में झगड़ते हैं, तो वो व्यवहारिक इश्यू बन गया। देखिए, स्पिरिचुअल assumptions क्रिएट सोशल प्रॉब्लम्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग धर्म ग्रंथों को पकड़ लिया, मान लेते हैं कि सब स्पिरिचुअल, उसको लेकर झगड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारा सही है कि मेरा सही है। इसका मतलब सभी की उसके समझ या अपने आप के संबंध के समझ को लेकर इश्यू। तो हमारे तृप्ति अतृप्ति की ये 3 है और ये डॉटेड में है, इसको आप चौथा मान सकते हो, क्योंकि किन्हीं लोगों में आध्यात्मिक अतृप्ति रहती, किन्हीं लोगों में नहीं रहती। ये चारों जगह मुझे उत्तर भी चाहिए और मुझे संतुलन भी चाहिए, मतलब मुझे इन चारों को समझना है। ठीक है, तो जो भी मैंने सुख, ये सब जो लिखा, सुख, कंटेनमेंट, समझदारी, ज्ञान, ये सब यहाँ से समझते, है ना, मेंटल बैलेंस, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब यहाँ से समझते। अच्छे लोगों का संगत, परिवार, लोग मेरी सुने, सम्मान, ये सब यहाँ से संबंधित। भौतिक सुरक्षा, है ना, भोजन, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, पैसा। पैसा भौतिक वस्तु है कि नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो भौतिक भी नहीं ना, एक कंप्यूटर में एक पॉइंट हो गया है वो, इट्स अ सिग्नल दैट सेज कि आपके पास इतना करोड़ है, कितना लाख है, कि हजार है, और उसकी कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन है नोट के रूप में या वस्तु के रूप में। आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया है। तो पैसा, ये सब हमारा 4 आयाम है, आध्यात्मिक, भौतिक, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक। तो केवल भौतिक वस्तु के लिए सोचना, इसको समझना, इसी का अध्ययन कराना, साइंस फॉर ऑल, साइंस फॉर एजुकेशन बढ़िया है, बट बिहेवियर फॉर ऑल, अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर ऑल भी करना पड़ेगा आपको। केवल इससे नहीं चलेगा काम, है ना। तो शिक्षा में भी, समाज के स्तर पे भी, हमारे व्यक्ति के जीवन में भी केवल इससे नहीं होता है। केवल काम करने से, भौतिक वस्तु का ये भी मतलब है कि भौतिक आयाम है हमारा, जैसे हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं ना। एक महिला पूरे दिन घर पे काम करती है बच्चों का देखभाल करने के लिए भोजन बना रही है, सब कर रही है काम, परंतु व्यवहार वाला पक्ष उसका गोल है, तो उसको दिक्कत आएगा। तो केवल बढ़िया काम करने से व्यवहार ठीक हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, व्यवहार को ठीक से सोच के समझना पड़ेगा। तो मैं उसको कैसे सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो मुझे अपने बौद्धिक पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो हम यहाँ भी आते हैं, फिर एक में भी आते हैं, है ना, और फाइनली हमको आध्यात्मिकता को भी समझना पड़ेगा।
मनुष्य यदि है तो ये इतना कंपलसरी है, हर मानव को इतना बॉक्स कंपलसरी है, ठीक। पशुओं के लिए इतना ठीक है, और वो भी वो कुछ समझ के करते हैं, ऐसा नहीं है, जितना उपलब्ध है उतने में जी लेते हैं, इतना में पूरा हो जाता है। तो ये हमारे टू रिकैप है ना, हम अपने चाहने खुद पे काम करना है, मानव पे काम करना है। ये कहाँ है, मानव पे कहाँ काम करना है, मानव पर इन चारों जगह पर हमको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो जो हमारा पहला चित्र था, पदार्थ, प्राण और जीव, पूरा प्रकृति यहाँ पर है, ये पूरा प्रकृति के साथ संबंध है। परिवार, परिवार व्यवस्था, समाज, गवर्नमेंट सिस्टम्स, व्लादिमीर पुतिन सब इधर है, और मैं इन सबसे संबंधित भी हूँ, इन सबसे इम्पैक्ट भी होता हूँ, इसीलिए मुझे इन सबको भी समझना पड़ेगा, अपने आप को भी समझना पड़ेगा। तो ये हमारे जीने के 3 या 4 आयाम, डिपेंडिंग ऑन आपका सोच कहाँ तक गया है, इस पर ध्यान देना हमारी आवश्यकता है। तो हम जो पहला जो मुद्दा बात किए, यहाँ बात की कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम 4 स्तर पर है, उसी को हमने फैलाकर देखा। उन प्रॉब्लम्स को के जड़ को यदि देखेंगे तो जड़ में मैं हूँ, आदमी। मैं क्या मतलब, आदमी, मानव। मानव में प्रॉब्लम क्या है, देखिए तो परिश्रम बहुत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्डर देन बिफोर, है ना। पहले लोग 4-6 घंटे काम करते थे किसानी में, अभी जो आदमी नौकरी में जाता है वो 14 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम करता है, या 10 घंटा, 11 घंटा काम करता है, 1 घंटा जाने 1 घंटे आने में लगाता है। तो एफर्ट में कोई कमी नहीं है, हम पहले से बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं। इतना अच्छा प्लानिंग लोग करते नहीं थे, प्लानिंग की सॉफ्टवेयर आ गई, टूल्स आ गई, मेथोडोलॉजीज आ गई, और प्लानिंग इज ऑल्सो ग्रेट। उसके कमेंसुरेट हमको सक्सेस भी मिला है, परंतु द पिक्चर इज स्टिल नॉट क्लियर, एंड द पिक्चर इज नॉट कंप्लीट और क्लियर, क्योंकि हमारी जो बेसिक डिजायर है वो केवल यहाँ पर अधिक फोकस्ड है, और बाकी जगह पर हमारा क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझने के लिए जीने के ये चारों आयामों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोक लें। किसी को क्विकली कुछ कहना तो बोल सकते हैं, अभी थोड़ा सा ज्यादा मोनोलॉग हो रहा है। आप लोग थोड़ा नेक्स्ट टाइम तक फीडबैक भी दीजिए कि ये वाला ये ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने परिचय शिविर किया है, तो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम, बट इसको हम और अधिक इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इट विल टेक लॉन्गर ऑफ कोर्स। तो फिर परिचय शिविर में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम ऑनलाइन भी लगेगा, या उसका आधा। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, या भूख लगी है तो अभी बंद कर देंगे। ठीक है, तो साइलेंस इज गोल्डन, तो मैं मान ले रहा हूँ कि सबका ठीक है। विल स्टार्ट डायरेक्टली एट पेज 17 नेक्स्ट टाइम। बीच की जो भी उसमें नोट्स में लिखी थी मोटा मोटी मेरे मोनोलॉग में आ ही गया है। सो विल स्टार्ट एट पेज 17। बीच का आप पढ़े होंगे कभी, वो जो पढ़ा था शायद वो आपको अधिक थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा। ये नोट्स भी थोड़े से डेटेड हैं, आई वुड लाइक टू मेक सम चेंजेस, बट अभी फुर्सत नहीं है इसमें। बट ठीक है, हमारा काम चल जा रहा है, इससे तो पर्याप्त। ठीक है, तो सबसे अनुमति हो तो आज के लिए नमस्ते करते हैं। विल मीट ऑन सैटरडे। नमस्ते। नमस्ते जी, ओके, बाय बाय। प्रणाम भैया। नमस्ते, प्रणाम। ठीक है भैया, नमस्ते।